बेसिकली हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट, यूसेज ऑफ यूएफएसबीआई इन इंडियन रेलवेज में अभी यूएफएसबीआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है लगभग। देन सेकंड पॉइंट में है व्हाट इज यूएफएसबीआई, यूएफएसबीआई है क्या, इट्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूएफएसबीआई। थर्ड पॉइंट, installation, troubleshooting and maintenance of UFSBI. Fourth point, various application of UFSBI and fifth part, improvement in UFSBI। और UFSBI का जो जो applications है उसमें भी हम लोगों ने कैसे कैसे improvement suggest किए हैं या improvement कर चुके हैं। So UFSBI was developed बहुत दिन पहले 1997 एज ए ब्लॉक इंटरफेस के हिसाब से UFSBI डेवलप हुआ था, जब एसजी नील्स या डायडो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रेलवे में चलता था। और वो सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या फिर पोदा नोट पीटीजे IRS A65 टाइप 32 टाइप जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट था, जो पुश बटन टाइप था, ये सारे जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट था, ये सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली चलता था केबल के ऊपर, तो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस करंट लूप के ऊपर चलता था। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे RDSO हैज प्लान्ड कि ये सिस्टम्स को कुछ कुछ जगह में प्रॉब्लम होने की वजह से, केबल में चलाने के लिए प्रॉब्लम होने की वजह से और फ्यूचर को एक्सेप्ट करने के लिए RDSO साउथ ईस्टर्न रेलवे हैज प्लान्ड कि क्यों ना ये सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को वेबसी में चलाया जाए। अब वेबसी में चलाने के लिए उस समय जो मक्सेस था 2000 PD मक्सेस, तो PD मक्सेस फेल सेफ नहीं था, तो इसके वजह से एक फेल सेफ मक्स का ज़रूरत पड़ा था जो कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से आता है उसको लेगा और फेल सेफली उसको वेबसी में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करेगा दूसरे एंड में, और दूसरे एंड में उसको रिपीट करके एक रिपीटर रिले पिकअप करेगा। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ UFSBI। और इस हिसाब से एक 16 इनपुट आउटपुट मल्टीप्लेक्सर, फेल सेफ मल्टीप्लेक्सर डेवलप किया गया है RDSO साउथ ईस्टर्न रेलवे और डेल्ट्रॉन के जॉइंट वेंचर के अनुसार, और इसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एज पर सिलफोर्ड वैलिडेट किया गया है। ये करेंटली इंडियन रेलवे में जो सारे इसका एप्लीकेशन है, इसका काफ़ी सारा UFSBI का एप्लीकेशन बन चुका है, खाली इंटरफेस के हिसाब से नहीं, दूसरे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का इंटरफेस के हिसाब से नहीं, ये रिले रिपीटेशन या फिर खुद एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बन के भी उभर आया है। और इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन अभी चल रहा है, जैसे SG इंटरफेस के हिसाब से 17, डायडो के साथ 81, नील्स के साथ सिर्फ 6, क्योंकि नील्स का धीरे धीरे ऑब्सोलेट होता जा रहा है। ऑटो ब्लॉक ऑटो सिग्नलिंग और IVS, ये जहाँ पे ये कोई ब्लॉक के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिले रिपीटेशन का काम करता है ताकि केबल कम हो जाए। इसके बारे में हम धीरे धीरे आएंगे बाद में। तो इसमें 96 और 103 और डबल लाइन ब्लॉक पैनल, ब्लॉक प्रूविंग विद एक्सेल काउंटर, जिसमें ब्लॉक पैनल के साथ UFSBI इज ए इंटीग्रल पार्ट है। इसमें डबल लाइन और सिंगल लाइन दो वेरिएंट है। तो डबल लाइन में 430 पेयर और सिंगल लाइन ब्लॉक सेक्शन में 1009 पेयर अभी तक इंस्टॉल और कमीशन हो चुका है इंडियन रेलवे में। और रेलवे वाइज अगर हम लोग देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन कमीशनिंग, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा साउथ ईस्टर्न रेलवे में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, ACCR में, लगभग सारे रेलवेज में, इंडिया वाइड सारे रेलवेज में और लगभग सारे बिजी सेक्शंस में UFSBI का इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग हुआ है। मेजर सेक्शंस में जैसे धनबाद मुगल सराय के बीच में मेन लाइन में, फिर कोटा और दिल्ली के बीच में ये UFSBI काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल हुआ है। तो सुभाषिस सर, ये स्क्रीन पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट खुला है क्या? वो थोड़ा स्क्रीन पे विजिबिलिटी में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। कोई डॉक्यूमेंट ओपन होगा? सर ब्लैक आ रहा है सर। हाँ वो ब्लैक नहीं है। वो हाँ हाँ सर, ये, हाँ ये, हाँ करेक्ट है। हाँ एक और थोड़ा सा ये एक्चुअली पार्टिसिपेंट्स का नाम आता है सर यहाँ पे। ओके ठीक है ओके सर, ओके हाँ ओके अभी ओके, ठीक यू है कैरी सर। ऑन। ओके राइट हाँ राइट। हाँ। तो UFSBI बेसिकली है क्या? UFSBI इज बेसिकली 2 आउट ऑफ 3 फेल सेफ मल्टीप्लेक्सर। 2 आउट ऑफ 3 मतलब इसमें 3 CPU है, जिसमें अगर 2 CPU भी चले तो भी सिस्टम चलता रहेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वोटिंग की वजह से। ये 2 आउट ऑफ 3 इंडिजीनियसली डेवलप फर्स्ट सिस्टम इन इंडियन रेलवेज, जो कि 2 आउट ऑफ 3 रिडंडेंसी में काम कर सकता था, और जो कि सिल 4 था उस समय जब ये फर्स्ट डेवलप हुआ था। ये बेसिकली 16 रिले स्टेट को स्टेशन A से स्टेशन B और साइमल्टेनियसली स्टेशन B से स्टेशन A में लेके आ सकता है या लेके जा सकता है ओवर क्वाड केबल, वेब सी और रेडियो।
मतलब लगभग सारे मीडिया में ये काम कर सकता है। इसका सैलिएंट फीचर जो इसका है वो है ये 16 इनपुट 16 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर तो है ही, ये CNLX Seal4 अप्रूव्ड है एज पर 50126 सॉफ्टवेयर, 128 हार्डवेयर, 129 50126 रैम्स, 128 सॉफ्टवेयर, 129 हार्डवेयर और 159 जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है होना चाहिए एज पर CNLX Seal4 स्टैंडर्ड। उस हिसाब से ये अप्रूव्ड है। ये पहले जब आरडीओ से इसका स्पेसिफिकेशन निकाला था वो था 14705, बाद में ये जब इंडियन रेलवे में काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट हो चुका है तब उसका स्पेक रिवाइज्ड होके अभी IRS स्पेक बन चुका है, IRS AS 104 2012। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, फिजिकली और सिस्टमेटिकली कोई अंतर नहीं, जस्ट ये आरडीओ से स्पेन से IRS स्पेक में चेंज हुआ है। 2 out of 3 ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंट, ताकि हाई अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% के आसपास हम लोग अचीव कर पाए और रिलायबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाए। इसका जो सारे इनपुट और आउटपुट हम लोग रीड करते हैं वो गैल्वेनिकली एंड ऑप्टिकली आइसोलेट किया जाता है बाहर के रिले से, ताकि इसमें फेल्योर कम हो। और इसका जो पावर सप्लाई है वो बेसिकली हॉट स्टैंड बाई है, ताकि अनइंटरप्टेड ये 24/7 चल सके। अंडरस्टैंडिंग यूएफएसबीआई, अंडरस्टैंडिंग यूएफएसबीआई में जो जो पार्ट आता है वो है यूएफएसबीआई में क्या क्या पार्ट है। बेसिकली यूएफएसबीआई कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स: डीसी डीसी कन्वर्टर, 2 out of 3 डिजिटल सिस्टम जिसमें 6 इनपुट कार्ड है, 3 सीपीयू कार्ड है, 2 आउटपुट कार्ड है, 1 कम्युनिकेशन कार्ड है, और उसके साथ साथ रिले रैक जो कि इंटरफेसिंग का काम में आता है। ये है इसका सिस्टम का फ्रंट व्यू और बैक व्यू आपको दिखाई पड़ रहा है सिस्टम में। मैं थोड़ा एनोटेट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट सर। दिस इज द फ्रंट व्यू। अगर सामने से देखेंगे तो आपको एक डीसी डीसी कन्वर्टर, ये जो सारे इनपुट कार्ड, सीपीयू कार्ड, आउटपुट कार्ड और सीसी कार्ड मिल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये रीसेट बॉक्स, मोडेम, वर्जन डिस्प्ले यूनिट और उसके साथ साथ जो इंटरफेसिंग रिलेज है वो आपको नीचे दिख रहा है। सेम चीज अगर पीछे से देखेंगे तो ये डीसी डीसी कन्वर्टर, इसको हम लोग बोलते हैं वागो बोर्ड। इसके पीछे वाले पोर्शन में, वागो बोर्ड के पीछे बेसिकली इस जगह पे मदरबोर्ड रहता है। वागो बोर्ड और मदरबोर्ड में एक फर्क है। बेसिकली जो रिले का स्टेटस हम लोग रीड करते हैं वो पहले रिले से वायर लाके हम लोग ये वागो बोर्ड में टर्मिनेट करते हैं, और वागो बोर्ड से ये फ्लैट केबल के द्वारा, जो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, आगे वाले स्लाइड में दिखाई पड़ेगा आप लोगों को कि ये वागो बोर्ड कैसे निकल जाता है। तो ऊपर से यहाँ पे 2 स्क्रू दिखाई पड़ेगा आपको, ये दोनों स्क्रू को हम लोग अगर खोल देंगे तो वागो बोर्ड नीचे आ जाता है और आपको दिखाई पड़ेगा अंदर एक फ्लैट केबल से, एक फ्लैट केबल से ये वागो बोर्ड से मदरबोर्ड कनेक्टेड हुआ है। दिस इज द बैक व्यू ऑफ रीसेट बॉक्स, मोडेम, वर्जन डिस्प्ले, और सारे जो रिले का एक्सटर्नल रिले से हम लोग कनेक्ट करते हैं वो ये सारे टर्मिनल से हम लोग सिस्टम को कनेक्ट करते हैं बाहर वाले रिले से। बाहर वाले रिले हुआ या फिर पैनल के साथ अगर इंटरफेस करना है, और पावर सप्लाई जो वगैरह वगैरह आता है वो सब यहाँ पे आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। एक एक पार्ट को अगर यूएफएसबीआई को हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड करें, एक होता है उसका डिजिटल पार्ट और एक होता है उसका इंटरफेस पार्ट। डिजिटल पार्ट में रिलेज वगैरह नहीं है, जहाँ पे वो टोटल डिजिटल पार्ट है उसमें आता है ये डीसी डीसी कन्वर्टर और सारे कार्ड्स, मोडेम और रीसेट बॉक्स। अब एक एक करके हम लोग जाएंगे पार्ट्स ऑफ द यूएफएसबीआई का डिजिटल पार्ट में जो जो आता है वो सारे पार्ट में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। फर्स्ट, डीसी डीसी कन्वर्टर। क्यों डीसी डीसी कन्वर्टर चाहिए? बेसिकली यूएफएसबीआई सिस्टम चलने के लिए हम लोगों को 4 लेवल वोल्टेज चाहिए, 4 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स चाहिए। 24 वोल्ट जिससे कि हम लोग रिले को सेंस कर सके, रिले कॉन्टैक्ट को सेंस कर सके, और क्योंकि एज पर यूएफएसबीआई स्पेक यूएफएसबीआई हैज टू ड्राइव क्यू सीरीज रिले और इक्विवेलेंट ऑफ क्यू सीरीज रिले, तो 24 वोल्ट इसको आउटपुट रिले को ड्राइव करना है, तो इसलिए इसको 24 वोल्ट चाहिए। 24 वोल्ट इसलिए चाहिए, एक इनपुट कॉन्टैक्ट रीड करना है और दूसरा आउटपुट रिले ड्राइव करना है। 5 वोल्ट चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो आईसी वगैरह है और माइक्रो कंट्रोलर है वो सारे 5 वोल्ट में चलता था। प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट 2 वोल्टेज लेवल्स है जो कि एज पर RS-232 कम्युनिकेशन के लिए चाहिए। तो ये सारे वोल्टेज लेवल्स चाहिए, और हम लोग रेलवे से जो इनपुट लेते हैं दैट इज ओनली 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट इनपुट लेके ये सारे वोल्टेज हम लोग डीसी डीसी कन्वर्टर द्वारा डिराइव कर लेते हैं। तो इसी का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इनपुट जो है वो 24 वोल्ट प्लस 20% माइनस 10%, और उसका मॉड्यूल होना चाहिए 10 एम्स का।
अब +20% और -10% मतलब बनता है 28.8 वोल्ट से लेके 21.6 वोल्ट, या फिर 21.6 वोल्ट से लेके 28.8 वोल्ट के बीच में यूएफएसबीआई सिस्टम काम कर सकता है। लेकिन बाद में ये रेंज में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसको, ये जो इसका इनपुट वोल्टेज रेंज है उसको और भी बढ़ा दिया है। अभी इनपुट इसका वोल्टेज रेंज है 19.2 वोल्ट से लेके 30.2 वोल्ट तक ये सिस्टम काम कर सकता है। नीचे 19.2 वोल्ट, ऊपर 30.2 वोल्ट। अगर ये 30.2 वोल्ट से ऊपर चला जाता है तो इनपुट विल शो ओवर वोल्टेज ट्रिप। यहाँ पे इंडिकेशन है, पीएस मॉन कार्ड में यहाँ पे इंडिकेशन है एक ओवी ट्रिप बोल के। और अगर 19.2 वोल्ट से नीचे चला जाता है इनपुट वोल्टेज तो यहाँ पे ये अंडर वोल्टेज ट्रिप शो करेगा। तो ये है सिस्टम में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और ये ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन से बैक करने के लिए यहाँ पे 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस दिया हुआ है। मतलब अगर सिस्टम चल रहा है और वोल्टेज 29.8 वोल्ट तक चला गया, 29.8, 29.9 या 30 वोल्ट तक चला गया, फिर भी सिस्टम चलता रहेगा। अब 30.2 से ऊपर चला गया तो सिस्टम ओवर वोल्टेज ट्रिप हो गया। लेकिन ये सिस्टम चालू होने के लिए, फिर से चालू होने के लिए, ये 29.8 या 29.9 या 30 वोल्ट में चालू नहीं होगा। इट विल स्टार्ट वंस द वोल्टेज फिर से 29.2 वोल्ट से नीचे आएगा, तब जाके फिर सिस्टम फिर से चालू होता है। तो 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस दिया रहता है ताकि सिस्टम कभी जिटर मोड में ना चला जाए। तो ये बोथ साइड में ही, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज दोनों साइड में ही, ये 1 वोल्टेज का हिस्टेरिसिस दिया हुआ है। अगर सिस्टम थोड़ा सा ऑफ ये गया। सर, हाँ सर। हाँ सर। ये थोड़ा सा हिस्टेरिस और जिटर सर एक्सप्लेन कीजिए सर, थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो। जैसे अंडर वोल्टेज मान लेते हैं, मेरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है सर, कुछ 20 वोल्ट आ रहा है, कुछ 19.5 वोल्ट आ रहा है, तो मेरा सिस्टम चल रहा है। अब जैसे ही सिस्टम 19.2 वोल्ट से नीचे चला गया, इनपुट वोल्टेज मान लेते हैं 19 वोल्ट हो गया, तो मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो नॉर्मली देखा जाता है जब भी कोई पावर सप्लाई अंडर वोल्टेज की तरफ जाता है तो क्या होता है, 19.2 से 19 हो गया, मेरा सिस्टम ऑफ हो गया। जैसे ही मेरा सिस्टम ऑफ हो गया तो उसका जो लोड करंट ड्राइविंग है वो कम हो गया। जैसे ही उसका लोड करंट ड्राइव कम हो गया तो वो वोल्ट को बूस्ट कर दिया, बूस्ट करके वो फिर से 19.5 में आ गया। अगर मैं ये 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस नहीं रखता तो 19.5 में आके मेरा सिस्टम ऑन हो जाता। लेकिन जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन हो जाता, मेरा सिस्टम करंट ड्रॉ करने लगता, फिर से वो बैटरी का वोल्टेज खराब है बोल के ये फिर से वोल्टेज नीचे चला जाता, 19.2 वोल्ट से नीचे चला जाता। तो क्या होता, फिर से ये ऑफ हो जाता। तो ये साइकिल फिर चलता रहता है, ये जिटरी साइकिल फिर चलता रहता है। जैसे ही वोल्टेज कम हो जाएगा मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, सिस्टम मेरा ऑफ हो जाएगा तो इनपुट सप्लाई आईपीएस हो या बैटरी चार्जर हो, उसको करंट ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, तो उसका वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट होके एक ऐसा जगह पे पहुंचा जिस लेवल के ऊपर मेरा सिस्टम अगर चालू हो सके, तो फिर से चालू हुआ, फिर से करंट ड्रॉ हुआ, फिर से वोल्टेज बैठ गया। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये जिटरी साइकिल चलता रहता है। इसलिए हर एक वोल्टेज में प्रॉपर डीसी डीसी कन्वर्टर अगर डिजाइन किया गया है और अगर उसमें अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज स्ट्रिप दिया गया है तो उसमें एटलीस्ट 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस दिया रहता है, ताकि एक बार ट्रिप हो जाए तो फिर से वोल्टेज, अगर जिस वोल्टेज में ट्रिप हुआ है उससे 1 वोल्ट से ऊपर ना आए तो फिर से सिस्टम चालू नहीं होगा। जैसे मेरा सिस्टम 19.1 वोल्ट में अगर ट्रिप हो जाता है तो मेरा सिस्टम फिर से 19.2, 19.3, 19.4 में चालू नहीं होगा, सिस्टम फिर से चालू होगा 20.2 में जाके ही सिस्टम चालू होगा। ये है आपका हिस्टेरिसिस प्रोटेक्शन इन द ओवर वोल्टेज रेंज एज वेल एज इन द अंडर वोल्टेज रेंज। आउटपुट जो यहाँ पे दिया गया है ये था इनपुट रिक्वायरमेंट, ये एफएसबीआई का 24 वोल्ट का इनपुट रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम में नॉर्मली मेरा सिस्टम 19.2 वोल्ट से 30.2 वोल्ट के बीच में चल सकता है और इसका नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज है 24। रिकमेंडेड आप 24-25 के बीच में कुछ भी वोल्टेज आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो आउटपुट वोल्टेजेस है वो है 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, +12 वोल्ट और -12 वोल्ट। मैंने आपको बता चुका हूँ क्यों क्यों चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज कि कौन सा वोल्टेज और क्यों चाहिए। और ये जो हर एक वोल्टेज है, ये हर एक वोल्टेज के लिए दो दो करके मॉड्यूल है। जैसे 24 वोल्ट का 2 मॉड्यूल, 5 वोल्ट का 2 मॉड्यूल, +12 वोल्ट का 2 मॉड्यूल और -12 वोल्ट का 2 मॉड्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्टैंड बाई। दोनों मॉड्यूल अलग अलग से टोटल लोड को
ड्राइव कर सकता है, और एक मॉड्यूल अगर खराब भी हो जाए तो भी सिस्टम चल सकता है। दीज आर वर्किंग इन द पैरेलल, इट इज इन द हॉट स्टैंड बाई मोड। हॉट स्टैंड बाई मोड। सर 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 अगर ये अंडर वोल्टेज होता है या ओवर वोल्टेज होता है, 19.2 से और भी कम जाता है, 19 आता है, तो जैसे दोबारा सप्लाई आएगी तो 19.2 से अगर 19.3 होता है तो सिस्टम ऑन क्यों क्यों नहीं हो रहा है? ऑन नहीं होगा ना 22.2 की सर, क्यों जरूरत पड़ रही है? 22.2 की क्यों जरूरत? 22.2 नहीं, 19.2 में अगर ये सिस्टम ऑफ हो रहा है, ठीक है सर, मान लेते हैं 19.1 में ऑफ हो गया सिस्टम, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो सिस्टम करंट लेना बंद कर देगा। यस सर। करंट लेना जब भी बंद कर देता है तो वोल्टेज बूस्ट हो जाता है, आईपीएस में हो या बैटरी चार्जर में हो, वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा उस समय, जैसे ही वो उसका आउटपुट में करंट ड्राइव करना बंद हो जाता है। तो क्या होगा, वो वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाएगा, जो 19.1 वोल्ट आया था वो 19.2, 19.3, 19.4 में 4 वोल्ट दिखा देगा। तो लेकिन क्यों 19.3 पे सर, मैं वही 19.3 पे बता सर रहा हूँ, स्टार्ट हो जाना चाहिए सिस्टम। नहीं स्टार्ट क्यों नहीं होगा, जैसे ही वो स्टार्ट हो गया, मान लेते हैं 19.3 में मेरा यूएफएसबीआई को मैंने स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा सर, वो फिर से स्टार्ट होने से ही वो करंट ड्रॉ करेगा। जैसे ही करंट ड्रॉ करेगा तो जो आईपीएस है जिसका बैटरी बैठ गया है या फिर आईपीएस का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो वोल्टेज फिर से नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो करंट ड्राइव कर नहीं पा रहा है, तब जाके उसका वोल्टेज नीचे नीचे जाता है। आप ओपन बेसिकली सर्किट में कोई भी हेलो बैटरी का वोल्टेज अगर आप ओपन सर्किट में देखिए, हो सकता है कि वो प्रॉपर वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोग लोड डालेंगे उसमें, तो क्या होता है, उसका वोल्टेज ड्रॉप होने का चांसेस रहता है, इसीलिए। हाँ सर बोलिए basically सर। basically you understand 1 volt is a safety margin from 19.2 for restart. यस सर। I request all participants, if they have any question, so kindly post in a chat room or you write it to your own diary, because the presentation is long and we have to finish it within the time range. Is it okay to you? ओके सर। Okay. सुभाषिस आप note थोड़ा ये सुभाषिस सर आई सर सीनेट एसटी आगरा सर सर सलामी। हाँ ये सर जरा ये ओवर वोल्टेज का और बता दीजिए। जैसे अंडर वोल्टेज में तो आपने बताया कि अगर लोड हाँ घट जाएगा तो वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा, ओवर वोल्टेज में क्या होगा इसमें? ओवर वोल्टेज में हिस्टैरिसीस की जरूरत क्यों है? ओवर वोल्टेज में भी इसलिए हिस्टेरिसिस इसलिए दिया जाता है, क्योंकि अगर ये वोल्टेज मान लेते हैं ओवर वोल्ट हो गया, ठीक है सर, हेलो, 30.2 से थोड़ा ऊपर चला गया वोल्टेज, आई एम लिसनिंग। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ, तो 30.2 से थोड़ा ऊपर चला गया तो मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ओके सर, ओवर वोल्टेज में तो मेरा सिस्टम शट डाउन होते ही अगर किसी ने उसको एडजस्ट किया, वोल्टेज को एडजस्ट करना शुरू किया, वो जो आपका मेंटेनर होगा, क्योंकि ओवर वोल्टेज से तो ये नीचे ऑटोमेटिक नहीं आएगा, तो उसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैनुअली एडजस्ट करते वक्त वो देखा कि सिस्टम का आउटपुट वोल्टेज लेवल है 30.2 तक चलना चाहिए, तो मैं उसको एडजस्ट कर देता हूँ 30 वोल्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उसने उसको 30 वोल्ट में एडजस्ट कर दिया। तो 30 वोल्ट में हो सकता है जैसे ही वो सिस्टम को पावर अप करे, पावर ऑन करे, तो वो जो वोल्टेज है जो ये आईपीएस से आ रहा है, वो फिर से 30.2 से ऊपर चला जाए, क्योंकि लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में आईपीएस को पता नहीं है लोड करंट कितना है। जो कंडीशन सर नो लोड कंडीशन में हो रहा है, मतलब अंडर वोल्टेज में हो रहा है, वो सेम कंडीशन ओवर वोल्टेज में इसलिए हो सकता है क्योंकि ये सारे सर फीडबैक टाइप आईपीएस होता है, फ्लाई बैक आईपीएस होता है, मतलब फीडबैक लेता है, टोटल करंट वो कितना ड्रॉ कर रहा है उसके ऊपर फीडबैक लेके वो वोल्टेज को बूस्ट करता है या क्वेंच करता है। नहीं तो लोड ओवर वोल्टेज में लो वोल्टेज क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि सर क्योंकि वो जो करंट वो एक्चुअली देखिए सर, अगर आईपीएस प्रॉपर वर्क कर रहा है या बैटरी चार्जर या बैटरी कोई भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो ना वो ओवर वोल्टेज में जाएगा ना अंडर वोल्टेज में आएगा। दैट मीन्स अगर कोई वोल्टेज ओवर या अंडर में गया है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अंडर वोल्टेज में वो करंट ड्राइव नहीं कर पा रहा है, और ओवर वोल्टेज में उसका जो फीडबैक लूप है उसमें कुछ प्रॉब्लम आने से ये ओवर वोल्टेज में जाता है नॉर्मली, क्योंकि उसको लग रहा है कि आउटपुट करंट ज्यादा ड्राइव हो रहा है, तो मुझे वोल्टेज थोड़ा बूस्ट करके वो करंट को सप्लाई करना है, तो इसलिए रीजनरेशन टाइप में कुछ हो रहा है, रीजनरेशन टाइप का रीजनरेशन टाइप होता है। हाँ सर, रीजनरेट होता है ना, इसके अंदर जो पीडब्ल्यूएम आईसीज रहता है वो बेसिकली वोल्टेज को रीजनरेट करता है वहां पे,
तो उसमें कुछ प्रॉब्लम, वो फीडबैक लूप में कुछ प्रॉब्लम होने से वो ओवर वोल्टेज में भी सेम मतलब बिहेव कर सकता है कि वोल्टेज, वो जैसे ही सिस्टम मेरा ऑन हुआ वो करंट लेना शुरू कर दिया तो उसका कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो फिर से वोल्टेज को बूस्ट किया और बूस्ट करने से वो फिर से 30.2 के ऊपर चला गया। तो इसलिए 1 वोल्ट का हिस्टेरिसिस दिया रहता है। ये नॉर्मली सर आईपीएस का इनपुट में भी दिया रहता है सर, कोई भी डीसी कन्वर्टर में ये हिस्टेरिसिस रहता है सर नॉर्मली 1 वोल्ट में, अगर अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज ट्रिप है सर। ओके, यू कैरी ऑन सुभाष। सर नेक्स्ट है, तो सारे वोल्टेजेस जो डीसी कन्वर्टर जो है, सारे वोल्टेजेस 2-2 करके मॉड्यूल है। इसके साथ साथ इसका कुछ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे रिपल कंटेंट 50 मिलीवोल्ट से लेस है, एफिशिएंसी 70% से ज़्यादा है, और इसके साथ साथ इसके पास एक क्योंकि मेरा हर एक वोल्टेज के लिए 2-2 मॉड्यूल है, तो एक मॉड्यूल खराब हो गया कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक मॉड्यूल खराब होने से भी सिस्टम चलता रहेगा। तो हर एक मॉड्यूल को सेंस किया जाता है, और एक मॉड्यूल भी खराब हो जाता है तो PSMON पावर सप्लाई मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा एक अलार्म जनरेट किया जाता है, जो कि स्टेशन मास्टर रूम में हम लोग भेज देते हैं कि एक मॉड्यूल खराब हो गया है, तो काइंडली उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर लाया जाए और मॉड्यूल को रिप्लेस किया जाए। ये है सर मेरा डीसी कन्वर्टर का, हम लोगों का डीसी कन्वर्टर। इनपुट सेंसिंग, अभी डीसी कन्वर्टर के बाद आता है इनपुट सेंसिंग। हम लोग इनपुट कैसे सेंस करते हैं? हम लोग इनपुट सेंस करने के लिए हर एक इनपुट रिले, जैसे 16 इनपुट सिस्टम है हम लोगों का, 16 इनपुट रिले को सेंस करता है। तो 16 इनपुट रिले को सेंस करने के लिए हम लोग हर एक इनपुट का एक पिकअप और एक ड्रॉप सेंस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी सेंसिंग। हर एक इनपुट सेंस करने के लिए एक पिकअप कॉन्टैक्ट और उसी रिले का एक ड्रॉप कॉन्टैक्ट सेंस करते हैं, ताकि और कॉम्प्लीमेंटरी के हिसाब से पता चले कि रिले सचमुच पिकअप हुआ है कि नहीं, या सचमुच ड्रॉप हुआ है कि नहीं। जैसे हम लोग हर एक इनपुट रिले को सेंस करते हैं, वैसे ही हर एक आउटपुट रिले का कॉन्टैक्ट को भी हम लोग फीडबैक के हिसाब से सेंस करते हैं, ताकि सेफ्टी और जो आउटपुट का इंटीग्रिटी है वो बना रहे। तो 16 इनपुट रिले का 16 दूनी 32 कॉन्टैक्ट और 16 आउटपुट रिले का 16 दूनी 32 कॉन्टैक्ट को यूएफएसबीआई को सेंस करना है। एडिशनली यूएफएसबीआई का 2 हेल्थ मॉनिटरिंग रिले है, BIPR1 और BIPR2, ब्लॉक इंटरफेस प्रूविंग रिले 1 और ब्लॉक इंटरफेस प्रूविंग रिले 2। इसका भी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, हेल्थ मॉनिटरिंग रिले का भी हम लोग इंटीग्रिटी चेक करते हैं, इसलिए इसका भी पिकअप और ड्रॉप कॉन्टैक्ट को सेंस करते हैं। तो 16 इनपुट रिले का 32 कॉन्टैक्ट, 16 आउटपुट रिले का 32 कॉन्टैक्ट, 64 कॉन्टैक्ट्स, और 4 BIPR1 और BIPR2 का 4 कॉन्टैक्ट, मतलब टोटल 68 कॉन्टैक्ट्स को यूएफएसबीआई का माइक्रो कंट्रोलर को रीड करना है। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स है वो कैसे रीड किया जाता है? These contacts are read by इनपुट कार्ड। इनपुट कार्ड में हम लोगों के 6 इनपुट कार्ड है, इनपुट कार्ड 1 से लेके 6 तक। इनपुट कार्ड 1 में जो रिले का कॉन्टैक्ट आता है वो है इनपुट रिले 1 to 8 का पिकअप ड्रॉप, आउटपुट रिले 1 to 8 का पिकअप ड्रॉप, और BIPR 1 to रिले का पिकअप ड्रॉप। मतलब इनपुट रिले 1 to 8 मतलब 16 कॉन्टैक्ट, आउटपुट रिले 1 to 8 का मतलब है 16 कॉन्टैक्ट 32, और BIPR 1 to मतलब और 4 36। ये 36 ठो कॉन्टैक्ट चला जाता है इनपुट कार्ड 1 में, और सेम यही कॉन्टैक्ट्स पैरेलली चला जाता है इनपुट कार्ड 3 में, और पैरेलली चला जाता है इनपुट कार्ड 5 में। और बाकी बचा इनपुट रिले 9 से 16 और आउटपुट रिले 9 से 16, मतलब 16 दूनी 32 कॉन्टैक्ट चला जाता है इनपुट कार्ड 2 में, पैरेलली इनपुट कार्ड 4 में, पैरेलली इनपुट कार्ड 6 में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनपुट कार्ड 1 और 2 को हम लोग अगर मिला दें, तो नॉर्मली हम लोगों को अगर इनपुट कार्ड 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हैं, एक सेकंड सर मैं थोड़ा एनोटेट कर देता हूँ। तो इनपुट रिले 1 से लेके 16 तक, 16 तक, आउटपुट रिले 1 से लेके 16 तक, और BIPR 1 to सारे जो मेरा कॉन्टैक्ट्स है, तो ये बेसिकली इनपुट कार्ड 1 और 2 में आ रहा है। लाइकवाइज ये सारे इनपुट आ रहा है मेरा इनपुट कार्ड 3 और 4 के बीच में, और सारे इनपुट कॉन्टैक्ट्स जो आ रहा है वो 5 और 6 के बीच में भी हमको मिल रहा है। ऐसे हम लोग इनपुट को सेंस करते हैं। अब इनपुट कार्ड में क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो इनपुट रिले का कॉन्टैक्ट सेंस करते हैं दैट इज 24 वोल्ट के द्वारा सेंस करते हैं। 24 वोल्ट हम लोग सेंस करते हैं, रेगुलेटेड सप्लाई 24 वोल्ट सेंस करते हैं। लेकिन
ये सारे जो इनपुट है बेसिकली सेंस करना है हम लोगों को माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो कंट्रोलर 24 वोल्ट सेंस नहीं कर पाता है, इसलिए इसको 24 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये 24 वोल्ट से 5 वोल्ट में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं ये भी इनपुट कार्ड में होता है थ्रू एन ऑप्टो कपलर, ऑप्टो आइसोलेशन। आप ये इनपुट कार्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्टो कपलर, ऐसे 36 ऑप्टो कपलर बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 12 16, टोटल 36 ऑप्टो कपलर बैठा है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि इनपुट कार्ड 1 में तो 36 तो लग गया, 8 इनपुट का 16 कॉन्टैक्ट, 8 आउटपुट का 16 कॉन्टैक्ट और BIPR 1 2 का 4 कॉन्टैक्ट, 36 कॉन्टैक्ट। वेयर इनपुट कार्ड 2 में तो सिर्फ 32 कॉन्टैक्ट चाहिए, क्योंकि BIPR 1 2 तो इसमें है नहीं। तो इनपुट 1 में 36 तो कॉन्टैक्ट सेंस करने का जरूरत है, इनपुट 2 में 32 तो इनपुट कॉन्टैक्ट सेंस करने का जरूरत है। अगर हम लोग ऐसे सोच के अगर इनपुट कार्ड 1 और 2 को अलग अलग बना देते हैं तो फिर क्या होगा, इनपुट कार्ड 1 और 2 आपस में इंटरचेंजेबल नहीं रहेगा। ताकि ये आपस में इंटरचेंजेबल बना रहे तो हम लोग इनपुट 1 में भी 36 ऑप्टो कपलर डाल के 36 इनपुट सेंसिंग का प्रोविजन रखते हैं। इनपुट कार्ड 2 में भी हम लोग ऐसे ही 36 इनपुट कार्ड सेंसिंग का प्रोविजन रखते हैं। जब इसका मतलब सेम इनपुट कार्ड अगर आप इनपुट कार्ड का स्लॉट नंबर 1 में डालते हैं तो उसका 36 के 36 ऑप्टो कपलर यूज हो जाता है, और उसी इनपुट कार्ड को अगर आप इनपुट कार्ड 2 के स्लॉट में डालते हैं तो उसका जो लास्ट का 4 ऑप्टो कपलर है वो स्पेयर पर आ रहता है। यही बात है। बाकी सारे इनपुट कार्ड 1 2 3 4 5 6 आर आइडेंटिकल एंड इंटरचेंजेबल विथ वन अनदर। इनपुट कार्ड 1 के साथ 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 के साथ 1 को इंटरचेंज कर सकते हैं, 1 के साथ 3, 3 के साथ 5, किसी के साथ भी किसी को इंटरचेंज कर सकते हैं इनपुट कार्ड में। नेक्स्ट, इनपुट कार्ड में ये फिजिकल कनेक्शन कैसे रहता है ये थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये एरर जब समझने जाएंगे तब ज्यादा काम में आएगा। ये नॉर्मली हम लोग यहाँ से एक 24 वोल्ट रिले कांटेक्ट के द्वारा लेके आते हैं वागो बोर्ड में, जैसे मैं बता रहा था। वागो बोर्ड से एक फ्लैट केबल FRC केबल द्वारा ये पहुंच जाता है मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड में ये ट्रैक के द्वारा सारे इनपुट कार्ड में 1 2 3 4 5 6 में पहुंच जाता है। दिस इज द फिजिकल कनेक्शन फ्रॉम द रिले कॉन्टैक्ट टू द इनपुट कार्ड। अब इनपुट कार्ड से ये डेटा जो आया है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, सारे इनपुट कार्ड मैंने सेंस कर लिए, सारे इनपुट मैंने यहाँ पे सेंस कर दिया, इनपुट रिले, आउटपुट रिले, BIPR 1 2 सेंस कर लिया। इनपुट कार्ड 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, और 5 और 6 के बीच। अब 1 और 2 से डेटा चला जाएगा CPU A में, 3 और 4 से चला जाएगा CPU B में, और 5 और 6 से चला जाएगा CPU C में। तो ये सारे अलग होने से ये फायदा है, अगर इनपुट कार्ड 1 या 2 में कुछ प्रॉब्लम आया, अगर ये खराब हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ CPU A को अफेक्ट करेगा, ना कि CPU कार्ड B या C को अफेक्ट करेगा। CPU B, इसके वजह से CPU B और C दोनों हेल्दी रह गया। ऐसे ही अगर 3 और 4 में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो B को अफेक्ट करेगा, 5 और 6 में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो C को अफेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से फायदा ये 2 आउट ऑफ 3 में फायदा ऐसा हुआ कि CPU A खराब हुआ तो भी B और C से मेरा सिस्टम चल सकता है। CPU B खराब हुआ इसका, या फिर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट कार्ड खराब हुआ तो भी मेरा सिस्टम A और C के वजह से चल सकता है। इसलिए 6 ठो इनपुट कार्ड दिया गया है, और इनपुट कार्ड को CPU कार्ड के साथ पेयरिंग किया गया है, ताकि कॉमन मोड फेलियर, अगर इनपुट कार्ड 1 और 2 से ही मैं अगर CPU कार्ड A, CPU कार्ड B और CPU कार्ड C तीनों को चलाता तो फिर क्या प्रॉब्लम होता है, इनपुट कार्ड 1 और 2 में कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो फिर मेरा तीनों CPU कार्ड एक साथ बैठ जाता। इसलिए मेरा 2 आउट ऑफ 3 का जो रिडंडेंसी का पर्पस था वो सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम लोग इनपुट कॉरेस्पॉन्डिंग CPU रखे हैं। अब CPU कार्ड में आने के बाद डेटा को डिबाउंस किया जाता है, मतलब डेटा को स्टेबलाइज किया जाता है। कोई भी डेटा को रिले कांटेक्ट हम लोग जब रीड करते हैं तो उसका जैसे कांटेक्ट होता है सर, कांटेक्ट बाउंसिंग होता है, कांटेक्ट बाउंसिंग के बाद ही, डिबाउंस करने के बाद ही हम लोग तय कर पाते हैं कि यस दिस इनपुट इज वैलिड, वेदर इट इज पिकअप और ड्रॉप, दिस इनपुट इज वैलिड ओनली आफ्टर
कुछ समय बाद, मतलब रिले पिकअप हुआ साथ साथ मैंने बोल दिया, वैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट बाउंस होता है। इनपुट अब डिबाउंसिंग के बाद जो आता है वो है इंटर प्रोसेसर डेटा वैलिडेशन, इनपुट डेटा वैलिडेशन आफ्टर इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। मतलब सीपीयू कार्ड ए के पास जो डेटा आया है वो क्या करता है, वो सीपीयू कार्ड बी को भेज देता है, बी का डेटा जो आया है वो सीपीयू कार्ड सी को भेज देता है, और सीपीयू कार्ड सी वैसे ही सीपीयू कार्ड बी को अपना डेटा भेजता है, और सीपीयू कार्ड सी अपना डेटा सीपीयू कार्ड ए को भेजता है। लाइकवाइज सीपीयू कार्ड ए भी अपना डेटा सीपीयू कार्ड सी को भेजता है, और ये आपस में बात करता है मेरा खुद का डेटा और मेरा नेबरिंग सीपीयू का डेटा सेम है कि नहीं। एटलीस्ट ए का डेटा बी से सेम ना हो, सी से सेम हो जाए, या फिर सी का डेटा ए से सेम ना हो तो बी से सेम हो जाए। तो एटलीस्ट एक नेबरिंग सीपीयू से मेरा डेटा सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन से डेटा को वैलिडेट किया जाता है कि मेरे पास जो डेटा आया है वो दैट डेटा इज राइट और रॉन्ग। उसके बाद उसमें सीआरसी कोड ऐड किया जाता है। दिस इज जस्ट लाइक एन एनक्रिप्शन ऑफ डेटा, कि डेटा में कुछ भी मतलब डेटा में कोई बाहर से कोई नॉइज की वजह से डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर किसी ने हैक कर लिया, ये ना हो, तो इसलिए डेटा के अंदर सीआरसी कोड को ऐड किया जाता है। और ऐड करने के बाद ये डेटा इनपुट सेंसिंग होता है, होने के बाद ये पहले डिबाउंस, फिर वैलिडेट, फिर सीआरसी कोड ऐड। ये ऐड करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं वो है डेटा को कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड में भेज देना, ताकि डेटा दूसरे स्टेशन के लिए निकल जाए। सेम सर डिबाउंस क्या होता है सर? सर डिबाउंसिंग मतलब रिले का कांटेक्ट जब मेक होता है सर, तो रिले का कांटेक्ट ऐसे स्नैप, मतलब स्नैप टाइप मेक नहीं होता है, मेक ब्रेक करके रिले कांटेक्ट स्टेबलाइज होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये तो रिले अगर कोई पिकअप होता है, सॉरी, रिले पिकअप जब होता है तो ऐसे करके ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं जाता है, डीसी मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। रिले कांटेक्ट जब पिकअप होता है, रिले मेक जब होता है, तो ऐसे 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 स्विचिंग रहता है, उसके बाद ये स्टेडी स्टेट में पहुंचता है। तो ये जो स्विचिंग पार्ट है, रिले का जो स्विचिंग पार्ट है, दिस पार्ट हैज टू बी नलिफाइड बिफोर आई कैन से दिस डेटा इज वैलिड, रिले इज इन पिक्ड अप। वैसे ही रिले जब ड्रॉप होता है वहां पे भी ऐसे स्विचिंग पार्ट रहता है, तो स्विचिंग पार्ट को पहले डिस्कार्ड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिबाउंसिंग। तो ऑन ऑफ में डिजिटल लेवल में माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो सेकेंड लेवल में रीड कर लेता है। तो क्या होगा, अगर उसको लगेगा ये रिले स्विचिंग है, वो बार बार करके एक डेटा को ऑन करेगा, एक डेटा को ऑफ करेगा, क्योंकि वहां पे डेटा स्विच कर रहा है। तो पहले कुछ टाइम तक उस डेटा को नलीफाई किया जाता है। नलीफाई करने के बाद ही सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कैन एंश्योर यस दैट रिले इज इन पिक्ड अप कंडीशन और इन ड्रॉप्ड कंडीशन। उसको बोला जाता है रिले का कॉन्टैक्ट डिबाउंसिंग। रिले, स्विच, पुश बटन, ये सारे में कॉन्टैक्ट डिबाउंसिंग इज अ वाइटल पार्ट। कॉन्टैक्ट को पहले डिबाउंस कर लिया जाता है, उसके बाद ही उसको वैलिडेट किया जाता है कि हाँ ये रिले पिकअप हुआ है या फिर ये रिले ड्रॉप हुआ है। और खास करके क्यू सीरीज रिले में, जहाँ पे हम लोग मेटल टू कार्बन यूज करते हैं, मेटल टू मेटल में फिर भी थोड़ा सा स्नैप एक्शन होता है, लेकिन मेटल टू कार्बन में कभी भी स्नैप एक्शन नहीं होता है। वहां पे एक रबिंग एक्शन होता है मेटल टू कार्बन में, और रबिंग एक्शन के वजह से ये डिबाउंसिंग पीरियड जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है रिले का डेटा वैलिडेट करने के लिए। दिस इज एज हाई एज 100 मिली सेकेंड। जो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ये 40 मिली सेकेंड के अंदर मतलब क्यू सीरीज रिले स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है, लेकिन सेफ्टी में हम लोग इसको लगभग 100 मिली सेकेंड तक कोई भी रिले का कांटेक्ट मेक मतलब चेंज ऑफ स्टेट नहीं लेते। 100 मिली सेकेंड तक रिले पिकअप होने का 100 मिली सेकेंड बाद ही उसको हम लोग इंश्योर करते हैं हाँ दिस इज अ प्रॉपर चेंज ऑफ स्टेट, और यही होता है डेटा डिबाउंसिंग सर। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ से कांटेक्ट आया, तो कांटेक्ट से मेरा वोल्टेज जो आएगा वो है 24 वोल्ट, या फिर रिले ड्रॉप है तो फिर 24 वोल्ट के जगह आएगा 0 वोल्ट। फिर इनपुट कार्ड में ये 24 और 0 वोल्ट बेसिकली 5 वोल्ट, अगर रिले पिकअप है तो 5 वोल्ट, अगर रिले ड्रॉप है तो 0 वोल्ट।
इसमें चेंज होके ये सीपीयू कार्ड में जाएगा। सीपीयू कार्ड में इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होगा, ए से बी, फिर ए से सी, फिर सी से ए, ऐसे इंटर प्रोसेसर जैसे मैं बता रहा था पिछले में। अरे हाँ, एक सेकंड सर। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होगा। इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होने के बाद यहाँ पे जो 5 वोल्ट और 0 वोल्ट था, ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट अगर ये आपस में देखा, हाँ डेटा मेरा सही है, तो ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट चला जाएगा कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड में। तो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड, जिससे आपको नाम से ही पता चलता है इसका दो काम है, एक तो है कंट्रोल, दूसरा है कम्युनिकेशन। तो मैं पहले कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर कंट्रोल पार्ट में आऊंगा। सर 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, इसको बोला जाता है नॉर्मली यूआरट डेटा, UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीविंग ट्रांसमिटिंग डेटा। ये यूसार्ट टाइप भी हो सकता है। ये बेसिकली एक TTL लेवल डेटा है, मतलब TTL आईसीस होता था उस समय, तो TTL लेवल डेटा है। 5 मतलब 5 वोल्ट मतलब हम लोग बोल देते हैं ऑन, और 0 वोल्ट मतलब इसको बोल देते हैं हम लोग ऑफ। और ये जो डेटा है ये बेसिकली पैरेलल डेटा है, मतलब पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन कार्ड में आके पहुंचता है। अब ये यूआरट डेटा मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, डिजाइनर अपने हिसाब से बनाता है। तो डिजाइनर अपने हिसाब से बनाया तो फिर इट इज नॉट यूनिवर्सल, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इसको पहले हमको सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ कम्युनिकेट कर पाए ऐसा एक स्टैंडर्ड में लेके जाना है, एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में लेके जाना है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो हम लोगों ने उस समय चूज किया था वो है RS-232, जो कि एक बहुत ही बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है RS-232। वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू डिजाइन, और वेरी इजी टू कन्वर्ट। इस RS-232 लेवल को कन्वर्ट करना बहुत आसान है। तो ये TTL से RS-232 का जो लेवल कन्वर्शन है, ये लेवल कन्वर्शन का काम करता है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड। क्या होता है RS-232 में, ये हम लोग जो मैं जो बोल रहा था ना, ऑन मतलब 5 वोल्ट ऑन इक्वल टू 5 TTL लेवल में 5 वोल्ट, वही RS-232 में जब आ जाता है तो इट विल बी लाइक -12 वोल्ट एज पर RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। वैसे ही ऑफ जो मैं बोल रहा था, ऑफ मतलब TTL लेवल में 0 वोल्ट होता है। तो ये इसी को अगर RS-232 में मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा +12 वोल्ट। तो ये जो लेवल कन्वर्शन है, प्लस ऑन डेटा को -12 में कन्वर्ट करना, ऑफ डेटा को +12 में कन्वर्ट करना, ये लेवल कन्वर्शन का काम करता है कम्युनिकेशन कार्ड। और ये जो मैंने +12 वोल्ट और -12 वोल्ट DC-DC कन्वर्टर के बारे में जब बता रहा था, तब वहां पे मैंने बताया था ये +12 वोल्ट और -12 वोल्ट काम में आएगा मेरा कम्युनिकेशन में। तो आप देख सकते हैं 24 वोल्ट से, यहाँ पे जो 24 वोल्ट है वो 24 वोल्ट रिले कॉन्टैक्ट सेंस करता है। 5 वोल्ट से मेरा आईसीस वगैरह चलता है, और +12 वोल्ट -12 वोल्ट से मेरा कम्युनिकेशन चलता है। और ये कन्वर्ट होने के बाद एक तार से TX निकल जाता है, ट्रांसमिट डेटा निकल जाता है, और यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिखाया गया, एक तार से RX, दूसरे एंड से RX निकल जाता है एज पर RS-232 प्रोटोकॉल। और इसके साथ साथ एक तार और रहता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड। 3 वेयर कम्युनिकेशन रहता है RS-232 में। एक होता है TX, एक होता है RX, और एक होता है ग्राउंड। TX मतलब ट्रांसमिट डेटा, RX मतलब रिसीव डेटा, और ग्राउंड मतलब कॉमन पोटेंशियल पॉइंट। इसको कभी कभी TX के जगह TD भी बोला जाता है, RX के जगह RD भी बोला जाता है। तो बेसिकली RS-232 एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वो भी डिजिटल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कोई भी RS-232 डिवाइस के साथ मेरा UFSBI काम कर सकता है। और इसके साथ साथ मैं जैसे बोल रहा था, इसका एक कंट्रोल पार्ट है। इसका कंट्रोल पार्ट ये है कि इसके अंदर दो हेल्थ मॉनिटरिंग रिले है, BIPR1 और BIPR2। बेसिकली ये BIPR1 और BIPR2 रिले को UFSBI का CPU कार्ड का सॉफ्टवेयर ड्राइव नहीं करता है। ये बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कार्ड में एक हार्डवेयर है जिससे ये BIPR1 और 2 ड्राइव हो जाए, और BIPR1 और 2 हर 15 मिनट में टॉगल करता है। एक चीज खाली याद रखिएगा कि BIPR1 और 2 में से
या तो दोनों ही पिकअप रह सकता है या फिर कोई भी एक पिकअप रह सकता है अगर सिस्टम हेल्दी है तो। सिस्टम अगर फेल कर जाए तो दोनों के दोनों रिले ड्रॉप हो जाएगा। इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, हेल्दी स्टेट, आइदर BiPR1 और BiPR2 और बोथ पिकअप रहेगा, और जब फेल करेगा तो दोनों रिले ही ड्रॉप हो जाएगा। और दूसरी बात कि BiPR1-2 ड्रॉप होने से सिस्टम फेल नहीं करता है, सिस्टम फेल होने के वजह से BiPR1-2 ड्रॉप हो जाता है। दिस इज द ड्रॉपिंग ऑफ BiPR1-2 इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सिस्टम फेलियर। तो सिस्टम फेलियर का कोई वजह होगा इसलिए BiPR1-2 ड्रॉप हो गया, और BiPR1-2 ड्रॉप होते ही सिस्टम में जो आउटपुट एनेबल वोल्टेज था वो विड्रॉ हो जाता है सिस्टम से। ठीक है सर, तो दिस इज अ हेल्थ मॉनिटरिंग रिले जस्ट लाइक Vcore रिले इन EI सिस्टम। अब मेरा जो RS-232 डेटा निकल के आया CC कार्ड से, ये RS-232 डेटा मैक्सिमम 50 मीटर ड्राइव हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर इसका ड्राइविंग डिस्टेंस है। तो दोनों स्टेशन के बीच में अगर मुझे चलाना है, क्योंकि RS-232 बेसिकली एक डिजिटल डेटा है, तो डिजिटल डेटा ऐसे भी ज़्यादा दूर तक ड्राइव नहीं हो सकता है। डिजिटल डेटा इज मेड फॉर लोअर डिस्टेंस ड्राइव। अगर ज़्यादा डिस्टेंस ड्राइव करना है तो डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना है। अब एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए सिस्टम में मोडेम लगाया जाता है। अब ये मोडेम हम लोग अभी तक जो मोडेम यूज़ किए हैं वो है नॉर्मल स्टैंडर्ड, जो कि E&M वॉइस चैनल में काम कर सकता है या फिर क्वाड केबल में काम कर सकता है, जो कि स्टैंडर्ड सप्लाई मोडेम रहता है। एडेडली हम लोगों ने अभी सीरियल टू E1 कन्वर्टर, अगर आप लोग E1 चैनल दे सकते हैं तो सीरियल टू E1 कन्वर्टर प्रोवाइड करते हैं, या फिर डार्क फाइबर, अगर आप सीधा सीधा एक फाइबर का एक कोर प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम लोग उसको भी सीरियल से फाइबर में कन्वर्ट करके दे सकते हैं, और माइक्रोवेव में भी हम लोग चला सकते हैं। हाँ सर, बोलिए सर। सर ये अगर आप चैनल लेवल पे कनेक्टिविटी दे रहे हैं इसको UFSBI को, तो मॉडेम की जरूरत पड़ेगी सर? चैनल मतलब सर कौन सा चैनल? अगर आपको UFSBI को एक E1 दे रहे हैं तो अपन को मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपन चैनल दे रहे हैं, जो एक E1 में 30 चैनल्स होते हैं, चैनल दे रहे हैं, तो ये मॉडेम की जरूरत पड़ेगी या जरूरत नहीं है सर? एक E1 में जो 30 चैनल रहता है, दोज आर अगर चैनल E&M लेवल पे चैनल। हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं सर UFSBI से, सर वही बोल रहा हूँ, चैनल मतलब E&M चैनल बोल रहे हैं, ठीक है, यस वॉइस सर, चैनल ना सर, वो 30 यस चैनल सर, जो आपका आ रहा है वॉइस चैनल, तो वही तो सर, वॉइस चैनल के लिए भी तो मोडेम का जरूरत पड़ेगा ना सर। RS-232 से वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली हमको, क्या जैसे मैंने बता रहा था RS-232 इज अ डिजिटल डिजिटल डेटा। डेटा। हाँ ओके सर, अगर आपके पास RS-232 आपके जो डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, PDMux जो है, अगर उसमें RS-232 रीड करने का प्रोविजन है, जो कि अभी काफी सारे PDMux में आ रहा है कि वो डायरेक्ट RS-232 डिजिटल डेटा को रीड कर सके, तो मोडेम का जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा RS-232 को आपका PDMux में लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा RS-232 अप टू 50 मीटर ड्राइव हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, एंड इट इज वेरी वर्नरेबल, मतलब आपको सेम रूम के अंदर ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि RS-232 में प्रोटेक्शन वगैरह बहुत कम रहता है। तो सेम रूम के अंदर आपका PDMux होना चाहिए और मेरा सिस्टम रहना चाहिए, और आप RS-232 को, अगर आपके पास RS-232 रीड करने का प्रोविजन है PDMux में, तो आप RS-232 डायरेक्ट लेके आपका PDMux के थ्रू दूसरे एंड में लेके जा सकते हैं। उस समय कोई मोडेम का अलग से मोडेम का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ूं? सेम हाँ मक्स हाँ सर। सेम मक्स को सेम रूम में रखने का तो कोई मतलब प्रैक्टिकली तो कोई बात हुई नहीं ना, टेक्निकली ठीक है। सेम मक्स तो ऑलवेज विल बी ऑन द अदर स्टेशन ना, तो वो तो हमेशा मॉडेम नहीं की जरूरत नहीं 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 सर, नहीं, लोकल जो PDMux है ना, वो तो मेरा UFSBI और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लोकल PDMux है अच्छा, लोकल उसका PDMux की बात। डिस्टेंस, हाँ वो उसका डिस्टेंस के बात कर रहा हूँ। अगर आप सीधा सीधा RS-232 लेना चाहते हैं ओके, तो सर ये 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट टू सेम रूम में, क्योंकि ये RS-232 डेटा बहुत वर्नरेबल होता है सर, ना ठीक वर्नरेबल मतलब नॉइज वगैरह से बहुत प्रॉब्लम ना, हो यू आर जाता है टॉकिंग इसमें। अबाउट सर कि जो मक्स अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, जो आजकल टेलीकॉम में यूज कर रहे हैं, वो तो PDMux में अभी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हाँ RS-32 इनपुट नहीं ले रहे हैं। आप ये बता हाँ रहे हैं कि वो मक्स जो नए मक्स आ रहे हैं उनमें RS-232 को भी डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाँ, उसमें रहता है सर, अच्छा, हम लोग भी एक बनाते हैं सर, उसमें भी RS-232 आप डायरेक्ट ले सकते हैं सर, हम लोगों सर का जो मक्स। हाँ सर हाँ सर, बोलिए। सर हाँ ये बोलिए जो सर। आप 50 मीटर डिस्टेंस बता रहे हैं, ये आपके UFSBI से PDMux की डिस्टेंस है?
हाँ UFSBI से आपका RS-232 सर एक सेकेंड PDMux सर से एक सेकेंड हाँ हाँ RS-232 हेलो हाँ पीडी सर। हेलो सॉरी सर हाँ ये PDMux से मेरा सिस्टम का डिस्टेंस है मैक्सिमम RS-232 जो लेके जा सकता हूँ वो डिस्टेंस है 50 मीटर RS-232 लेवल वॉइस लेवल में PD नहीं बोल रहा हूँ PDMux से आपका RS-232 मतलब UFSBI हाँ सिस्टम और PDMux के बीच में 50 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए मतलब मिनिमम मैक्सिमम 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 ओके। बाकी हाँ अगले स्टेशन पे ले मैक्सिमम जाना है, अगले स्टेशन पे ले जाना है तो आपको मॉडेम से कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सर ठीक है RS-232 50 मीटर से ज्यादा ड्राइव नहीं करता है वो भी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में इसको ड्राइव करना पड़ेगा मतलब लेकिन आप इस रूम से उस रूम में लेके जाएंगे 110 वोल्ट के पैरेलल लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है लेकिन सर RS-232 अगर ठीक है आपका PDMux और आपका UFSBI अलग अलग रूम में है और 50 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है फिर क्या करेंगे? तो इसलिए हम लोग मोडेम देते हैं जहाँ पे आप PDMux से वॉइस ENM वॉइस चैनल देते हैं ना सर PDMux का वो जो 30 चैनल निकालते हैं ENM चैनल उसको हम लोग थ्रू 50 मोडेम कनेक्ट करते हैं ये तो वॉइस है इसमें कोई डिस्टेंस का लिमिटेशन नहीं है 30 dB लॉस का लिमिटेशन है विच इज और एज 50 लॉन्ग एज बोलिए 50 मीटर से कम है तो डायरेक्टली आप RS-232 को PDMux से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ सर सेम रूम में ठीक मैं सिर्फ 50 मीटर डिस्टेंस नहीं इसके साथ साथ और एक क्राइटेरिया भी बता रहा हूँ प्रोटेक्टेड होना चाहिए मतलब सेम रूम में होना चाहिए अलग से आप बाहर से लेके जाने से दिक्कत होता है ये सब है सर इसमें ठीक है सर ठीक है सेम रूम में वी प्रेफरेबली इट शुड बी इन सेम रूम सर ओके सर। नेक्स्ट तो ये तो पहुंच गया दूसरे एंड का मोडेम में पहुंच गया दूसरे एंड में मोडेम में पहुंचने के बाद ये बेसिकली जो डेटा दूसरे एंड का मोडेम में पहुंचा है सर पहुंचने के बाद ये फिर से ये तीनों सीपीयू में ये सीसी कार्ड इसको तीनों सीपीयू में डिवाइड कर देता है डेटा को तीनों सीपीयू फिर से अलग अलग से प्रोसेस करता है वहाँ उस तरफ भी इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होता है तीनों सीपीयू के बीच में इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन होता है सीपीयू ए बी सी के बीच में जैसे मैं इनपुट सेंसिंग के टाइम बता रहा था वैसे यहाँ पे भी ये होता है इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेट हो करके वो देख लेता है कि हाँ डेटा मेरा डेटा जो आया है वो सेम है कि नहीं एटलीस्ट कोई एक नेबरिंग के साथ उसके बाद अगर ये श्योर हो जाता है हाँ मेरा डेटा सही है तो फिर ये डेटा को ये आउटपुट कार्ड में भेज देता है तो जैसे हुआ यहाँ पे +12 वोल्ट सॉरी -12 वोल्ट आया RS-232 की वजह से सीसी कार्ड उसको 5 वोल्ट और 0 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट अल्टीमेटली चला गया मेरा आउटपुट कार्ड में अब 5 वोल्ट और 0 वोल्ट से तो रिले पिकअप नहीं होगा क्यू सीरीज रिले तो ये 5 वोल्ट और 0 वोल्ट को हम लोगों को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करना है ये कन्वर्शन होता है ये डीसी डीसी कन्वर्टर के द्वारा ये सिस्टम के अंदर एक डीसी डीसी इनबिल्ट डीसी डीसी कन्वर्टर है आउटपुट कार्ड में जिससे ये आउटपुट कन्वर्ट होता है एडिशनली कन्वर्शन के साथ साथ आउट आइसोलेशन भी होता है सारे आउटपुट आपस में आइसोलेटेड हो जाता है और ये जो तीनों सीपीयू से जो डिजिटल डेटा आ रहा है उसको फिर यहाँ पे हार्डवेयर से भी चेक किया जाता है यहाँ पे डेटा सॉफ्टवेयर के द्वारा आपस में इंटरचेक होता है और यहाँ पे एक अलग से हार्डवेयर आईसीस के द्वारा इसका जो डेटा आया है फिर से चेक करने के बाद ये हर एक आउटपुट रिले का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों क्योंकि हर एक आउटपुट रिले आइसोलेटेड रहता है एक दूसरे से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ड्राइव करता है एक एक आउटपुट कार्ड से तो आउटपुट कार्ड 1 जो है वो 8 आउटपुट रिले को ड्राइव कर सकता है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं और आउटपुट कार्ड 2 जो है वो 9 से 16 तक आउटपुट रिले को ड्राइव करता है आउटपुट कार्ड 1 ड्राइव करता है 1 से 8 तक और आउटपुट कार्ड 2 ड्राइव कर सकता है 9 से 16 तक वैसे ये दोनों आउटपुट कार्ड आइडेंटिकल है और ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है तो डिपेंडिंग अपॉन द स्लॉट ऑफ आउटपुट कार्ड आउटपुट रिले पिकअप होगा और ये जो आउटपुट रिले पिकअप हुआ है उसको उसके कांटेक्ट के द्वारा जो मैं पहले ही बता चुका था कि सारे आउटपुट रिलेज का भी कांटेक्ट रीड बैक किया जाता है तो आउटपुट रिले का कांटेक्ट को रीड बैक करके सीपीयू आउटपुट रिले का डेटा का या आउटपुट रिले का कंडीशन का इंटीग्रिटी चेक कर लेता है फॉर इट्स सेफ्टी पर्पस ये आउटपुट कार्ड है जहाँ पे डीसी डीसी कन्वर्शन दिखाया गया है
तो जैसे मैं इनपुट रिले कैसे सेंस कर रहा है वो बताया था वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने दिखाया इस सर्किट में हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया कि कैसे आउटपुट रिले पिकअप होता है। आउटपुट कार्ड में एलईडी इंडिकेशन, हर एक आउटपुट के लिए एक एक एलईडी इंडिकेशन रहता है, और वो थ्रू मदरबोर्ड, थ्रू एफआरसी कनेक्टर एक आउटपुट वागो टर्मिनल में पहुंचता है, और वागो टर्मिनल से फिजिकली वायर होकर आउटपुट रिले को पिकअप करता है। हर एक आउटपुट रिले के लिए यही सेम फिजिकल कनेक्टिविटी है। और ये जो मैं इनपुट रिले और फ्लैट केबल और एफआरसी केबल के बारे में बता रहा था वो है, ये है बेसिकली आपका, ये है बेसिकली वागो बोर्ड जो कि अभी यहाँ से खुल के नीचे आ चुका है, और ये फ्लैट केबल द्वारा ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। सारे इनपुट का और सारे आउटपुट का फीडबैक का कॉन्टैक्ट, आउटपुट रिले का कॉइल का ड्राइव और BIPR1-2 रिले का कॉइल का ड्राइव, सारे यही फ्लैट केबल से आता है। ये जो कनेक्टर है बेसिकली मदरबोर्ड टू मोडेम डेटा कनेक्टर, कम्युनिकेशन कनेक्टर है। दिस इज द पावर कनेक्टर, 6 पिन पावर कनेक्टर जो UFSBI के अंदर मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। सर बोलिए सर। सर ये अपन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सर चैनल लेवल पे भी दे सकते हैं, इवन लेवल पे भी दे सकते हैं सर कनेक्टिविटी? हाँ, इवन लेवल पे भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसमें इवन रहेगा सर? बेस्ट तो है सर डार्क फाइबर। अगर आपके पास फाइबर खाली पड़ा हुआ है तो आप सीधा सीधा मुझे एक फाइबर मुझे इक्विपमेंट तक पहुंचा दें। एक फाइबर, सर एक USB चलाने के लिए एक फाइबर। टेलीफोन भी हम डार्क लोग फाइबर चलाते हैं। अवेलेबल नहीं है, डार्क हाँ। फाइबर अवेलेबल नहीं है, तो इवन और डार्क फाइबर नेक्स्ट है E1। लेकिन E1 का भी सेम प्रॉब्लम है, E1 लेवल का भी सेम एक ही प्रॉब्लम है कि E1 को भी आप ज्यादा दूर तक ड्राइव नहीं कर सकते हैं। मेरा सिस्टम से आपका जो PDMux का E1 है, ठीक है, E1 चैनल है, उसका डिस्टेंस भी 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, सेम, क्योंकि E1 भी इज अ डिजिटल डेटा। E1 अगर सेम रूम में अगर आप दे सकते हैं E1, दैट विल बी मच बेटर देन आपका PDMux का वॉइस चैनल। सुभाषी, अगर मॉडेम नहीं लगाएंगे तो मीडिया चेंज ओवर फैसिलिटी भी तो नहीं मिलेगी ना फिर? नहीं सर, दोनों E1 के बीच में एक्चुअली मीडिया चेंज ओवर फैसिलिटी जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं RS-232 लेवल में, मतलब मोडेम लेवल में नहीं। तो मेरा UFSBI से जो निकलता है मदरबोर्ड से RS-232 उसको डिवाइड करते हैं। तो मोडेम लेवल के साथ हम लोगों का कोई ये नहीं है। आप कोई भी मोडेम लगाइए, सीरियल टू E1, सीरियल टू फाइबर, तो ऑटो चेंज ओवर तो उसमें रहेगा सर। तो ये बेसिकली द स्टैंडर्ड मोडेम जो वॉइस चैनल मोडेम के बारे में सबसे ज़्यादा हम लोग जो सप्लाई करते हैं अब तक। अब धीरे धीरे जैसे रेलवे E1 और फाइबर ऑल्टरनेटिव मीडिया ज़्यादा दे रहे हैं तो वो मोडेम भी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द बेसिक मोडेम। तो बेसिक मोडेम का फ्रंट पैनल डिस्प्ले, एक सेकेंड सर। हाँ, फ्रंट पैनल में फर्स्ट है पावर, CD कैरियर डिटेक्ट, RD रिसीव डेटा, दूसरे एंड से जब डेटा रिसीव होता है, SD सेंडिंग डेटा, और लूप। दिस लूप, ये बेसिकली ये लूप कब चलता है? आप लोग जानते हैं पहले का जो मोडेम था उसमें कुछ साउंड आता था कि लिंक अप होने का कोशिश कर रहा है, तो मोडेम में कुछ साउंड आता था, इससे पता चलता था दिस मोडेम इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट और लिंक अप। तो हम लोगों का इस मोडेम में ऐसे साउंड वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे एक लूप बोल के एक इंडिकेशन है, ये ब्लिंक करता है, इससे पता चलता है कि ये मोडेम, दिस मोडेम इज ट्राइंग टू गेट इन लूप विद द अदर एंड मोडेम और ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन विद द अदर एंड मोडेम। जब ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है तब ये लूप इंडिकेशन बंद हो जाता है। नेक्स्ट इसका पीछे वाला पार्ट में सबसे पहले एक डेटा कनेक्टर है, मैं स्विच में बाद में आता हूं सर। एक डेटा कनेक्टर है, ये डेटा कनेक्टर में बेसिकली मदरबोर्ड से जो RS-232 आता है डेटा, वो यहाँ पे टर्मिनेट होता है, डेटा कनेक्टर में टर्मिनेट होता है। एक तार में TX, एक तार में RX और एक तार में ग्राउंड, ऐसे करके 3 तार में टर्मिनेट होता है यहाँ पे, TX, RX और ग्राउंड। अगर आप लिखना चाहते हैं तो काइंडली लिख लीजिए, ये प्रेजेंटेशन में देना चाहिए था कि वैसे मैनुअल में रहता है हम लोगों का कि 3, 4 और 8 ये है पिन कॉन्फ़िगरेशन। 3
पिन नंबर 3 में रहता है TX, 4 में रहता है RX और 8 में रहता है ग्राउंड, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल स्टैंडर्ड RS-232 पिन आउट से। नॉर्मल स्टैंडर्ड RS-232 पिन आउट रहता है 2, 3 और 5 में, लेकिन हम लोगों का RS-232 पिन आउट है 3, 4, 8 में। अगर आप कोई भी दूसरा इसके साथ इसको लगाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा 3 में TX रहता है, 4 में RX रहता है, 8 में ग्राउंड रहता है, और उस हिसाब से इसको कनेक्ट कीजिएगा। और ये तो RS-232 एंड हुआ डेटा, और लाइन में 1, 5 सॉरी 1 और 9 और 5 और 6, एक में TX एनालॉग डेटा निकल के जाता है और एक में RX एनालॉग डेटा आके घुसता है। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी। तो शुरू करते हैं। तो 3, 4, 8 जहाँ पे डिजिटल डेटा आता है इस तरफ, और इस तरफ से सर एनालॉग डेटा निकल जाता है TX और RX। 2 तार में TX निकलता है और 2 तार में RX रहता है वॉइस चैनल में। तो ये TX और RX का वैल्यूज के बारे में मैं धीरे धीरे आता हूँ। तो सब, और इसके साथ साथ ये बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं ये स्विच के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक स्विच है लूप ऑन नॉर्मल बोल के। ये लूप नॉर्मल स्विच तब काम में आता है जब मेरा सिस्टम का लिंक फेल हो चुका है, और आप अगर चेक करना चाहते हैं कि लिंक फेल का वजह क्या है। लिंक फेल 3 चीज के वजह से हो सकता है: CC कार्ड, मोडेम और आपका कम्युनिकेशन चैनल। CC कार्ड, मोडेम, कम्युनिकेशन चैनल। तो कौन सा लेवल में फेलियर है वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो लूप नॉर्मल स्विच है मोडेम में, तो उसको लूप पोजीशन में डालते हैं। जैसे ही इसको लूप पोजीशन में डालते हैं तो CPU कार्ड में 06 आना चाहिए। उस समय क्या होता है, जब ये लूप पोजीशन में डालते हैं तो जो एनालॉग, कोई भी मोडेम का 2 पार्ट रहता है, एक डिजिटल पार्ट, एक एनालॉग पार्ट। एक साइड में D रहता है, एक साइड में A रहता है, एनालॉग पार्ट। तो जैसे ही मैं इसको लूप पोजीशन में डालता हूँ तो ये जो डिजिटल से एनालॉग होके दूसरे एंड में जाने वाला था डेटा थ्रू आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, उसके वजह ये बेसिकली लूप बैक हो जाता है। TX को लूप बैक करके RX में डाल दिया जाता है, और इस समय CPU कार्ड जो एरर कोड शो करता है वो है 06। बेसिकली 06 एक एरर है। इसका मतलब CPU अपना ही डेटा अपने आप को मिल रहा है, तो वो एक एरर शो करता है। इट इज कॉल्ड लूप बैक और रिंगिंग। तो 06 एरर शो करता है। लेकिन इससे एक फायदा भी होता है, हम लोग ये भी पता करते हैं कि हाँ मेरा डेटा CPU CC कार्ड से निकल रहा है, तार से आके मोडेम में घुस रहा है, मोडेम में प्रॉपरली लूप बैक हो रहा है, होके फिर से ये CC कार्ड के द्वारा रीड होके CPU कार्ड तक पहुंच रहा है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मेरा CC कार्ड सही है कि नहीं, और मोडेम का डिजिटल पार्ट सही है कि नहीं। अब मोडेम का एनालॉग पार्ट सही है कि नहीं वो देखने के लिए जो है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन डिजिटल पार्ट ऑफ द मोडेम और CC कार्ड इज हेल्दी, ये चेक करने के लिए हम लोग इसको लूप पोजीशन में डालते हैं। 06 आ गया तो डिजिटल पार्ट ऑफ मोडेम, CC कार्ड और द कनेक्टिविटी फ्रॉम CC कार्ड टू मोडेम इज हेल्दी, ये चेक कर लेते हैं हम लोग 06 से। अगर 06 नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा खराब है, CC कार्ड खराब है या मोडेम खराब है। अगर ऐसा होता है कि 06 नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा CC कार्ड से जो 3 तार निकल के आता है RX और ग्राउंड, वो 3 तार में से TX और RX का तार को अगर आप शॉर्ट करेंगे, जो कि अवेलेबल है रीसेट बॉक्स के पीछे, उस दोनों तार को अगर शॉर्ट करेंगे तो भी 06 आना चाहिए। और 06 आ गया तो फिर इसका मतलब CC कार्ड सही है। और अगर वो TX और RX का तार को शॉर्ट करने से भी 06 नहीं आता है तो इसका मतलब है CC कार्ड खराब है। अब नेक्स्ट पार्ट है
TX और RX एनालॉग पार्ट में हमको क्या चेक करना है? एनालॉग पार्ट में TX जो होता है, TX बेसिकली ट्रांसमिट पावर जो आता है वो होता है दो लेवल में, एक होता है नॉर्मल गेन मॉडेम, एक होता है हाई गेन मॉडेम। तो नॉर्मल गेन मॉडेम में 350 मिलीवोल्ट करीब रहता है और हाई गेन मोड में ये इसका पावर रहता है लगभग 600 मिलीवोल्ट टू 650 मिलीवोल्ट TX। लेकिन ये जो मैं दोनों मिलीवोल्ट बता रहा हूँ ये अनलोडेड कंडीशन में। लोडेड कंडीशन में डिपेंडिंग अपॉन कि सेक्शनल केबल का लेंथ कितना है, जो हम लोग वॉइस ट्रांसफार्मर लगाते हैं उसमें कितना लॉस हो रहा है, जो हम लोग केबल का कनेक्टिविटी कर रहे हैं उस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उस हिसाब से आपका लोडेड कंडीशन में TX वैल्यू चेंज हो जाता है। तो सबसे ये वैल्यू अगर आप पूछेंगे तो लगभग ड्रॉप होकर 220-230 मिलीवोल्ट तक आ सकता है। 180 से 220-200 मिलीवोल्ट तक आ जाता है ये वैल्यू ड्रॉप होके। तो सबसे बढ़िया है जब इंस्टॉलेशन कमीशनिंग कर रहे हैं हम लोग या फिर नॉर्मल वर्किंग टाइम में इसका शेड्यूल मेंटेन कर रहे हैं, तब इसका मिलीवोल्ट लेवल ज़रूर चेक करके इसके आसपास कहीं पे रख दे और ड्यूरिंग फेल्योर इसका ये TX वैल्यू को आपका स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कर ले। अगर TX वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से नीचे आ रहा है तो फिर हो सकता है ये मॉडेम खराब है। RX में भी एक चीज याद रखिएगा, RX में हम लोगों का जो मिनिमम RX लेवल है दैट इज 50 मिलीवोल्ट। 50 मिलीवोल्ट से नीचे अगर RX वैल्यू आ जाता है तो फिर चांसेस है कि लिंक फेल हो जाएगा। अगर 50 मिलीवोल्ट से ऊपर आ रहा है तो फिर आपको चेक करना है कि 50 मिलीवोल्ट से ऊपर आ रहा है और RD का इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे RD का इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं। अगर 50 मिलीवोल्ट से ऊपर आ रहा है और RD का इंडिकेशन नहीं है, इसका मतलब इस मॉडेम का RX पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो मॉडेम को चेंज करना है। तो दो चीज देखना है, एक TX में अनलोडेड कंडीशन में मिलीवोल्ट 350 मिलीवोल्ट या फिर 600 मिलीवोल्ट, या फिर लोडेड कंडीशन में एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन कमीशनिंग और एट द टाइम ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस आप TX का वैल्यू मेजर कर लीजिए, जो कि लोडेड कंडीशन में 180 मिलीवोल्ट से 220 मिलीवोल्ट तक कुछ भी हो सकता है। और एट द टाइम ऑफ फेल्योर आप चेक कीजिए हाँ TX में उतना मिलीवोल्ट निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो चांसेस है कि मॉडेम आपका फेल है। नेक्स्ट, RX में 50 मिलीवोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 50 मिलीवोल्ट से नीचे गया है तो आपका चैनल में प्रॉब्लम है या दूसरे एंड में प्रॉब्लम है, वो आपको बाद में देखना है। लेकिन अगर 50 मिलीवोल्ट से ऊपर है और RD आपका नहीं जल रहा है तो फिर आपका मॉडेम में प्रॉब्लम है। दिस इज द लोकल एंड मॉडेम डिटेक्शन। इसके साथ साथ एक आंसर ऑरिजिनेट स्विच है जो कि बेसिकली कोई भी मॉडेम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉडेम में रहता है, एक मास्टर एक स्लेव। तो एक एंड में आंसर रहता है, एक एंड में ऑरिजिनेट रहता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हैं कि दोनों एक्चुअली दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो जाता है। आंसर मोड में फ्रीक्वेंसी रहता है 2400 हर्ट्ज या 2.4 किलो हर्ट्ज, आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। आंसर मोड में 2400 हर्ट्ज और ओरिजिनेट मोड में इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो है 1200 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी मतलब मैं TX फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ। RX फ्रीक्वेंसी इज द रेप्लिका ऑफ द TX फ्रीक्वेंसी एट द अदर एंड। दूसरे एंड का जो TX फ्रीक्वेंसी है वही इस एंड का RX फ्रीक्वेंसी है। तो TX फ्रीक्वेंसी आंसर मोड में होना चाहिए लगभग 2400 हर्ट्ज और TX फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट मोड में होना चाहिए 1200 हर्ट्ज। तो इसलिए हमेशा आप जब केबल चेक करेंगे एक चीज याद रखिए, ये सिस्टम को अगर प्रॉपरली मेंटेन करना है तो अगर, और ये सिस्टम 30 dB लॉस तक चल सकता है, तो हमेशा ये 30 dB लॉस जो आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे, जो 30 dB लॉस में चल सकते हैं, ये जो 30 dB लॉस अगर आप चेक करते हैं तो ये चेकिंग करने के समय हमेशा याद रखिए कि आपका फ्रीक्वेंसी 2.4 से ऊपर सेट होके आप चेक कर रहे हैं। 2.5 किलोहर्ट्ज में आप चैनल का लॉस चेक कर रहे हैं, क्योंकि जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ता है लॉस उतना बढ़ जाता है नॉर्मली। और अभी जो नया नियम आया है 100,000 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी चेक करने का, तो इसमें इस मॉडल में वो लागू नहीं होता है क्योंकि इसका एक ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी है 2400 हर्ट्ज। तो 100 हर्ट्ज में अगर लॉस 25 dB दिखा रहा है तो ये डेफिनेट है कि ये 2400 हर्ट्ज में, 1000 हर्ट्ज में अगर 25 dB या 20 dB लॉस होता है तो फिर आपका 2400 हर्ट्ज में ये 30 dB से ऊपर ही चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा UFSBI का चैनल को 2400 हर्ट्ज में जरूर चेक कर लीजिएगा चैनल। अच्छा सुभाषिश, one question सर, is there.
ये जो आप जैसे पावर सप्लाई जो मॉड्यूल्स है उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं या ये बाकी का है, तो इसमें चैनल लेवल के हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कुछ है क्या प्रोविजन? चैनल लेवल का नहीं सर, अभी नहीं है। तो इसके बारे में अभी काफी सजेशन आया है सर, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसका जो डीबी लेवल मेजर करके कोई हेल्थ का मॉनिटरिंग करके उसका कोई इंडिकेशन या फिर कुछ मतलब जो एज अ data प्रिडिक्टिव वगैरह। मेंटेनेंस, अगर चैनल में डिटोरेशन हो तो वी कम टू नो एट अर्ली स्टेज। राइट सर, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ये वेबिनार में कौन सा उसके रेलवे ऊपर के तो साथ हो रहा था याद नहीं, तो सर ये आया है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं सर। कुछ ये डिटेल्स हो एक तो थोड़ा मेरे साथ शेयर करना है इसको। सर ठीक है सर। ओके, यू कैन गो। तो ये था यूएफएसबीआई का आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आते हैं इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। तो इसमें जाने से पहले अगर इस लेवल तक कोई कुछ डाउट है तो सर पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे भूल जाएंगे आप। तो सर ये लूप जो आपने बताया सर मॉडेम में, हेलो, ये आपका सर लूप बोलिए सर। करते हैं सर, मॉडेम कार्ड में प्रॉब्लम है या सीपीयू कार्ड में प्रॉब्लम है या सीसी कार्ड में प्रॉब्लम है, सर ये थोड़ा सा बता सकते हैं कि सर ये छूट गया था। सर मोडेम तभी हम लोग करके देखते हैं जब लिंक फेल होता है, ठीक है सर, यस पहला सर। चीज। सेकेंड चीज, जब लिंक फेल होता है तब एरर कोड आएगा 33 34 ऐसा कुछ एरर कोड आएगा, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा वैसे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग लिंक फेल चेक करते हैं तब सीपीयू कार्ड में कोई एरर नहीं होता है। सीपीयू कार्ड में फेल होने से लिंक फेल नहीं आएगा। सीपीयू कार्ड में फेल होने से सीपीयू कार्ड अलग से कुछ एरर दिखा देगा, दूसरा एरर कोड दिखाता है, ठीक है। लिंक फेल तभी हो सकता है या तो मेरा सीसी कार्ड में प्रॉब्लम है, या फिर मेरा मोडेम में प्रॉब्लम है, या फिर कम्युनिकेशन चैनल में प्रॉब्लम है। तो आपको पता चला कि सर मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में बताता हूँ सर, ये पूरा डिटेल्स है मेरा फेलियर, इसमें डिटेल्स उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है सर। आप आर्किटेक्चर के बारे में पूछिए, मैं इसके बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगा सर, पीछे है मेरा, ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा फिर से उसको रिपीट हो जाएगा, ठीक है सर। हेलो, ओके ओके, यू कैन गो थ्रू। मैं आगे जाता हूँ सर। तो इंस्टॉलेशन में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं सर, आर्गुमेंट चलता है सर। तो वो है अर्थिंग, कॉमन अर्थिंग वैल्यू अभी तो सर लेस देन 2 ohms हम लोगों ने लिख के रखा है, लेकिन एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन इट शुड बी लेस देन 1 ohms। और अर्थिंग शुड बी कॉमन और सेपरेट है। ये काफी ज्यादा अच्छा एक काफी इसका क्वेश्चन ये चल रहा है, तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, हमारा 10 में भी हम लोगों ने रिकमेंड किए हैं, अगर अर्थिंग कॉमन अर्थिंग आप यूज कर सकते हैं इफ द कॉमन अर्थिंग इज ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ईआई, डेटा लॉगर, एक्सेल काउंटर। ये सब इंस्ट्रूमेंट का अर्थिंग के साथ आप यूएफएसबीआई अर्थिंग को कॉमन कर सकते हैं। एटलीस्ट अर्थ बस में आप इसको कॉमन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अर्थ बस में आईपीएस का अर्थिंग आता है या फिर रिले रैक का अर्थिंग वही सेम अर्थ बस में आता है, तो हम लोग उसको कॉमन करने का सजेशन नहीं करेंगे। तब आप काइंडली इसको अर्थिंग को सेपरेटली लेके जाके अर्थपीठ में डालिए, और अर्थपीठ में चाहे आप कॉमन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ बस में उस समय कॉमन मत कीजिए। अर्थ बस में सिर्फ और सिर्फ तभी कॉमन कीजिए, रिले रूम के अंदर जो अर्थ बस रहता है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ तभी कॉमन कीजिए जब उस पर आईपीएस का अर्थ ना हो या रिले रैक का अर्थ ना हो। सिर्फ और सिर्फ आपका ईआई का अर्थ हो सकता है, डेटा लॉगर का अर्थ हो सकता है, या फिर एक्सेल काउंटर वहाँ पे एमएसडीएसी अगर है तो एमएसडीएसी का अर्थ हो, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसमें आईपीएस का अर्थ है तो काइंडली मेरा सिस्टम का अर्थ को सेपरेटली लेके जाके आप अर्थ इलेक्ट्रोड में कॉमन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। नेक्स्ट है जो मैं अभी बता रहा था कि आपका सिग्नल लॉस 2.5 किलोहर्ट्ज में आप जरूर चेक कीजिए इसको, सिग्नल लॉस। और यही दो बेसिक जो क्वेश्चनरीज आता है इंस्टॉलेशन कमीशनिंग में। बाकी तो 24 वोल्ट सप्लाई देना है, वाट केबल का जो बाकी जो स्टैंडर्ड्स है वो तो मेंटेन करना ही है सिस्टम चलने के लिए। वही अलार्म पैनल, अलार्म पैनल में जैसे मैं बता रहा था कि एक रिडंडेंट डीसी है इंडिकेशन, स्टेशन मास्टर के साहब के पास पहुंच जाए ताकि
एक डीसी कन्वर्टर फेल हो गया वो पता चल जाए। सीपीयू कार्ड भी हम लोगों का रिडंडेंट है, 3 में से अगर एक खराब भी हो जाए तो भी सिस्टम चलता रहता है, तो उसका भी एक अलार्म पहुंच जाएगा स्टेशन मास्टर साहब के पास, और एक सिस्टम फेल का अलार्म भी दिया गया है स्टेशन मास्टर साहब के लिए। और पैरेलली इसके साथ साथ हम लोग यही कॉन्टैक्ट डेटा लॉगर को भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि सिग्नल स्टाफ को भी पता चल जाए। अब आते हैं फेलियर में। फेलियर में बेसिकली यूएफएसबीआई का जो फेलियर है वो 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। रिले कॉम्प्लीमेंट्री फेलियर, रिले फेल टू पिकअप, कम्युनिकेशन लिंक फेल, और हार्ड फेलियर्स लाइक कार्ड का अंदर कोई आईसी वगैरह फेल हो गया हो या फिर डीसी कन्वर्टर का फेल हो गया। तो सबसे पहले आते हैं रिले कॉम्प्लीमेंट्री फेलियर में। रिले कॉम्प्लीमेंट्री में आप देख सकते हैं ये है हम लोगों का रिले का फिजिकल कनेक्शन जो कि 24 वोल्ट आता है। जैसे मैं बता रहा था, रिले का पिकअप और ड्रॉप कांटेक्ट होते हुए थ्रू वागो टर्मिनल ये फ्लैट केबल के द्वारा इनपुट कार्ड 1 2 3 4 5 6 में चला जाता है और सीपीयू कार्ड ए बी सी में पहुंच जाता है। तो हर एक इनपुट रिले के लिए एरर कोड अलग होता है। जैसे इनपुट रिले 1 एरर कोड 10, इनपुट रिले 2 एरर कोड 11, इनपुट रिले 3 एरर कोड 12। वैसे ही आउटपुट रिले का भी कॉम्प्लीमेंट्री एरर हो सकता है अगर, क्योंकि हम लोग आउटपुट रिले का भी फीडबैक कॉन्टैक्ट सेंस करते हैं। तो सारे कॉम्प्लीमेंट्री सेंसिंग, मतलब आप कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझ सकते हैं सर कि रिले अगर प्रॉपरली इंसर्टेड है और इसका कॉन्टैक्ट काम कर रहा है तो फिर या तो यहाँ पे 24 वोल्ट और यहाँ पे 0 वोल्ट, या फिर यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 24 वोल्ट उसको मिलना चाहिए। कोई भी कंडीशन में दोनों 0 या दोनों 24 नहीं हो सकता है, दोनों 0 या फिर दोनों 24 नहीं हो सकता अगर रिले का कॉन्टैक्ट खराब ना हो गया हो या फिर कोई फ्लैट केबल टूट नहीं गया हो। अगर किसी कारण से ये दोनों 0 हो जाए या फिर दोनों 24 हो जाए तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री एरर कोड दिखाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एरर कोड दिखाता है तो आप सबसे पहले चेक जो देखना है कि ये जो एरर कोड आ रहा है ये 3 सीपीयू कार्ड में आ रहा है या फिर एक ही दो या 3 सीपीयू कार्ड में आ रहा है या फिर एक ही सीपीयू कार्ड में आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं अप टू दिस पॉइंट ये यहाँ से लेके रिले कांटेक्ट से 24 वोल्ट होके मदरबोर्ड होके यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन पार्ट है सारे इनपुट के लिए। तो अगर 2 सीपीयू कार्ड में सेम एरर कोड आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, तो चांस ये है कि इसका जो कॉमन पार्ट है उसमें फेलियर है। और अगर एक ही सीपीयू कार्ड में वो एरर आ रहा है बाकी दोनों में नहीं आ रहा है तो या तो उस सीपीयू कार्ड में या उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट कार्ड में प्रॉब्लम है। तो अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ 2 या 3 सीपीयू कार्ड में सेम कॉम्प्लीमेंट्री एरर कोड 10 आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले ये वागो बोर्ड में चेक करेंगे। हाँ रिले कॉन्टैक्ट के अनुसार रिले पिकअप है तो पिकअप कॉन्टैक्ट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ड्रॉप है तो ड्रॉप कॉन्टैक्ट में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज आ रहा है तो इसके बाद हो सकता है ये फ्लैट केबल खराब हो या फिर टर्मिनल लूज फिटेड हो। और अगर एक ही सीपीयू कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका इनपुट कार्ड को हम लोग चेंज करेंगे या अदल बदल करके देख सकते हैं कि प्रॉब्लम कौन सा इनपुट कार्ड में है। अगर इनपुट कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है तो वो हो सकता है सीपीयू कार्ड में प्रॉब्लम। तो एक से ज़्यादा सीपीयू कार्ड में सेम एरर कोड आया तो कॉमन पार्ट को चेक करेंगे जैसे कि रिले कॉन्टैक्ट, टर्मिनल, फ्लैट केबल वगैरह वगैरह। और अगर एक ही सीपीयू कार्ड में एरर कोड आ रहा है तो उसका इनपुट कार्ड या फिर उसी सीपीयू कार्ड को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एरर ऑफ इनपुट कार्ड। उसी का एरर कोड लिस्ट यहाँ पे मैं दे दिया हूँ फॉर योर रेडी रेफरेंस, और कुछ नहीं। इसके बाद जो आता है वो है आउटपुट रिले फेल टू पिकअप। जैसे ही इनपुट का फ्लो ऑफ कॉन्टैक्ट करंट था, एक सेकेंड सर, कॉन्टैक्ट से लेके कार्ड की तरफ, वैसे ही आउटपुट रिले जब पिकअप होता है तो ये फ्लो ऑफ करंट रहता है कार्ड से लेके कॉन्टैक्ट की तरफ। तो जब ये आउटपुट रिले फेल टू पिकअप होगा तो सबसे एरर कोड आएगा। फर्स्ट आउटपुट रिले के लिए 80, सेकेंड आउटपुट रिले के लिए 81, ऐसे करके सारे आउटपुट रिले के 80 81 82 करके एक एक करके एरर कोड आएगा। तो जो आउटपुट रिले का एरर कोड आ रहा है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि उसका आउटपुट रिले का इंडिकेशन जल रहा है कि नहीं। आपको एरर कोड दिखा,
आपने जाके सिस्टम का रीसेट किया, रीसेट करने के बाद मान लेते हैं आउटपुट आपके एरर कोड आ रहा है 80, तो इसका मतलब है आउटपुट 1 फेल टू पिकअप। तो आउटपुट 1 का इंडिकेशन जब से ही आप रीसेट करते हैं और लिंक अप होता है सिस्टम, तो आउटपुट 1 का इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं। अगर इंडिकेशन नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा आप आउटपुट कार्ड को चेंज कर दीजिए, आउटपुट कार्ड खराब है। और अगर आउटपुट कार्ड का इंडिकेशन आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये इंडिकेशन आके जला हुआ नहीं रहेगा, 3 सेकंड तक जलेगा फिर से एरर में चला जाएगा, क्योंकि 3 सेकंड से ज़्यादा उसको आउटपुट ड्राइव करने का फेल्योर में परमिशन नहीं है। 3 सेकंड तक वो ड्राइव करेगा, देखेगा हाँ उसका कॉन्टैक्ट मतलब रिले पिकअप नहीं हुआ है, तो ये आउटपुट का वोल्टेज को विड्रॉ कर देगा। तो आउट फेल्योर के टाइम में आउटपुट का इंडिकेशन सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड तक चलेगा। आपने सिस्टम को रीसेट किया, सिस्टम लिंक अप हुआ, आउटपुट रिले का इंडिकेशन नहीं आया जो कि होना चाहिए, और ये एरर कोड आ गया। आउटपुट इंडिकेशन नहीं आया और ये एरर कोड आ गया, उसका मतलब है आउटपुट कार्ड खराब है। और अगर इंडिकेशन आया फिर भी एरर कोड आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये वागो टर्मिनल पे एक मीटर को लगाएंगे। वागो टर्मिनल पे एक मीटर लगाएंगे और फिर से सिस्टम को रीसेट करेंगे। तो फिर से सिस्टम रीसेट होने के बाद जैसे ही लिंक आ जाता है तो ये यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल जाना चाहिए, मीटर में आपको वोल्टेज मिल जाना चाहिए। ये वोल्टेज भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड तक ही आएगा। अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर आपका फ्लैट केबल का प्रॉब्लम है, और अगर वोल्टेज मिल रहा है तो हो सकता है यहाँ से जो तार गया है या फिर रिले का कॉइल, किसी में एक में प्रॉब्लम है। आप ऐसे करके आउटपुट रिले फेल टू पिकअप को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही सारे आउटपुट रिले फेल टू पिकअप का एरर कोड और कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वागो में चेक करना है यहाँ पे लिस्ट करके दिया गया है। इसके बाद आता है लिंक फेल। लिंक फेल में एरर कोड जो आता है, जो जिसके बारे में सर थोड़ी देर पहले ही पूछ रहा था वही साहब, तो बेसिकली लिंक फेल में 33 और 34 आता है एरर कोड। 33 मतलब फेल टू रिसीव, 34 मतलब फेल टू ट्रांसमिट। तो नॉर्मली अगर 34 आता है किसी एंड में तो सबसे पहले उसी एंड में हम लोग जाते हैं एरर को चेक करने के लिए। अगर दोनों एंड में 33 आ रहा है या फिर पता नहीं दोनों एंड में क्या आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली सिस्टम तो रहता है रिले रूम के अंदर, क्या लिंक फेल आया है उतना पता चलता है। तो कोई भी एक एंड से हम लोग शुरू करते हैं। तो जिस एंड में पहुंचे हम लोग वहां पे जाके सबसे पहले देख लेते हैं ये प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट है कि नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट से ही RS-232 वोल्टेज लेवल जनरेट होता है। तो प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट है कि नहीं चेक कर लेते हैं डीसी कन्वर्टर के पीछे। उसके बाद एक फिजिकल चेकिंग कर लेते हैं, हाँ कनेक्टर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक लगा हुआ है कि नहीं कनेक्शन। उसके बाद ये जो लूप नॉर्मल स्विच है मोडेम के पीछे, उसको हम लोग लूप पोजीशन में डालते हैं। अगर लूप पोजीशन में डालने के बाद 06 आ गया तो दैट इंश्योर्स कि आपका इस एंड का, जिस एंड में आप है 06 आ गया, आप अगर जिस एंड में है उस एंड का सीसी कार्ड और मोडेम का डिजिटल पार्ट सही है। डिजिटल पार्ट ऑफ मोडेम और सीसी कार्ड सही है, और उसका बीच का जो तार है डेफिनेटली वो भी सही है। अगर 06 नहीं आया है तो फिर इसका मतलब है या तो आपका सीसी कार्ड खराब है या फिर आपका मोडेम खराब है। अगर 06 नहीं आया है उस समय आप क्या कीजिएगा, जो मोडेम मदरबोर्ड के पीछे से 3 तार आके मोडेम में घुस रहा था, उस 3 तार से जो TX और RX है, जो कि मैं पिन नंबर बताया, या फिर रीसेट बॉक्स के पीछे एक ब्लैक कलर का टर्मिनल है, वहाँ पे टर्मिनेटेड भी रहता है, ये TX और RX कब है, वो दोनों को शॉर्ट कीजिए, तार को शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट करने से अगर 06 आना चाहिए। अगर 06 नहीं आता है तो इसका मतलब है आपका सीसी कार्ड खराब है। तार को TX RX तार को शॉर्ट करने से अगर 06 नहीं आता है तो सीसी कार्ड खराब है। अगर TX RX तार को शॉर्ट कर दिया, 06 आ गया, और मोडेम लूप बैक करने से 06 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका मोडेम खराब है। ठीक है सर, तो ये तो हो गया मोडेम का डिजिटल पार्ट, सीसी कार्ड ये हो गया। उसके बाद मोडेम का एनालॉग पार्ट चेक करते हैं। मोडेम का एनालॉग पार्ट में मैंने पहले ही जैसे आपको बताया था, मिलीवोल्ट चेक करते हैं और फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। स्टैंडर्ड जो हम लोग मेंटेनेंस के टाइम और इंस्टॉलेशन के टाइम जितना मिलीवोल्ट TX से निकल रहा था देखे थे, उतना निकल रहा है कि नहीं चेक करते हैं। अगर उसी के आसपास है इसका मतलब मोडेम का TX वैल्यू ठीक ठाक निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब मोडेम का एनालॉग पार्ट खराब है। वैसे ही RX 50 मिलीवोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 50 मिलीवोल्ट से नीचे चला गया तो इसका मतलब या तो कम्युनिकेशन चैनल में प्रॉब्लम है, या फिर दूसरे एंड का मोडेम में, या फिर दूसरे एंड का सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है।
और अगर 50 मिलीवोल्ट से ऊपर आ रहा है और मोडेम का आरडी जल भी रहा है तो इस मिनट का मोडेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने देखा कि 50 मिलीवोल्ट से ऊपर भी आ रहा है और आरडी जल भी नहीं रहा है, इसका मतलब इस एंड का मोडेम में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके हम एक एंड का पोर्शन चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेशन में जाते हैं, दूसरे स्टेशन में भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। और ये जो प्रोसेस मैंने बताया आपको, आप लोगों को सर, इसी प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के द्वारा यहाँ पे दिया गया है कि लिंक फेल जब आता है तब हम लोग कैसे चेक करते हैं। इसके बाद कार्ड का कुछ हार्ड फेलियर्स है, आईसी वगैरह खराब हो गया है, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस कुछ खराब हो गया है, तो उसके वजह से भी कुछ कुछ एरर आता है। तो इस समय आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली टेस्ट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है उस समय। जैसे कि ये सारे एरर कोड्स हैं, ये सारे एरर कोड्स आया तो आपको टेस्ट कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर ये सारे एरर कोड एक ही सीपीयू कार्ड में आया है तो फिर हो सकता है वो सीपीयू कार्ड को चेंज कर दीजिए। और अगर एक से ज्यादा सीपीयू कार्ड में ये आ रहा है तो एज पर द एरर कोड उसको कार्ड कौन सा रिप्लेस करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, ऐसे एरर कोड आने से एक बार रीसेट करके जरूर देखिएगा कि रीसेट करने से ये ठीक हो जा रहा है या नहीं। इसके बाद एक शेड्यूल मेंटेनेंस के बारे में हम लोग मेंटेनेंस के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, जहाँ पे सारे वोल्टेज कौन सा चेक करना है, कौन सा डीबी चेक करना है, कौन सा मिली वोल्ट चेक करना है, सारे लिखा हुआ है। और ये जो इस साइड में ये सेम जेई एसएससी वगैरह लिखा हुआ है, ये एज पर ये जस्ट हम लोगों का एक बेसिक आइडिया से हम लोगों ने बनाया है, ये एज पर रेलवे आप लोग चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सर। ये शेड्यूल मेंटेनेंस रिपोर्ट। उसके बाद जो है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जाने से पहले सर आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ सर, नेक्स्ट कुछ क्वेरीज है कि नहीं फेलियर और इसके बारे में सर? हेलो हेलो हेलो। हाँ सुभाष सर हाँ 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 हेलो हाँ हेलो बोलिए, हाँ बोलिए सर, सर। ये आपने एक कार्ड में सर ये था ना पावर एसडी सीडी और आरडी, हाँ सर। सर थोड़ा इनके बारे में बताइए सर, एसडी आरडी और सीडी के बारे में सर, क्या क्या इनका फंक्शन है? सर अब लिख लीजिए, सीडी मतलब कैरियर डिटेक्ट, पावर मतलब मोडेम पावर ऑन है, ठीक है, सर उसमें पावर पहुंच गया है। नेक्स्ट है सीडी कैरियर डिटेक्ट। यस सर। कैरियर डिटेक्ट मतलब दोनों मोडेम जब आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर चुका है तब उसका कैरियर डिटेक्ट होता है, क्योंकि बेसिकली कोई भी मोडेम पहले आपस का कैरियर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है सर। यस सर। अगर दोनों मोडेम आपस में कम्युनिकेट कर चुका है तो उसका कैरियर डिटेक्ट चलता है। उसके बाद एसडी मतलब ओरिजिनल डेटा, जैसे कि यूएफएसबीआई का सीसी कार्ड से डेटा निकलता है, वो डेटा दूसरे एंड में वो डेटा मोडेम के पास पहुंच रहा है और वो उसको ट्रांसमिट कर पा रहा है, तो वो एसडी इंडिकेशन को ब्लिंक करता है, सेंडिंग डेटा। रिसीव डेटा दूसरे एंड से जो मोडेम का डेटा आके पहुंच रहा है थ्रू कैरियर, अगर वो उसके पास डेटा पहुंच रहा है तो वो आरडी को ब्लिंक करता है। और लास्ट में आता है लूप। लूप मतलब दोनों मोडेम जब आपस में लिंक अप होने का कोशिश करता है तब ये लूप इंडिकेशन फ्लिक करता है। तो सीडी से पहले लूप जलता है, लूप जलने का मतलब दिस मोडेम इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द अदर एंड। कम्युनिकेशन जब एस्टेब्लिश हो जाता है दोनों मोडेम के बीच में तो फिर सीडी जल जाता है, कैरियर डिटेक्ट चल जाता है। उसके बाद कैरियर डिटेक्ट जलने के बाद यूएफएसबीआई का जो डेटा है वो डेटा थ्रू मोडेम जब जाने और आने में सक्षम हो जाता है, जाने में सक्षम हो जाएगा तो एसडी चलेगा, ब्लिंक करेगा, और आने में सक्षम हो जाएगा अगर उसको मिल रहा है डेटा तो आरडी ब्लिंक करेगा। ठीक है सर? ठीक है। ओके। इसके आगे एप्लीकेशंस ऑफ यूएफएसबीआई। यूएफएसबीआई का जैसे अभी 3 एप्लीकेशन प्रीडोमिनेंट है, वो है कोई भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ एज एन इंटरफेस, एज ए फेल सेव मार्क्स इन ब्लॉक प्रूविंग विथ एक्सेल काउंटर, as a fail-safe marks in block proving with Excel counter, or as a 16 IO multiplexer in a ABS, IBS, गेट स्लॉट ट्रांसफर एप्लीकेशन। ये तीनों एप्लीकेशन में यूएफएसबीआई अभी यूज हो रहा है। फर्स्ट
जो एप्लीकेशन है, इन दिस एप्लीकेशन यूएफएसबीआई क्या करता है, जो सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के इंटरफेस के हिसाब से एसजी, नील्स, डायडो, ये सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का डीसी, जैसे मैं बता रहा था, डीसी वोल्टेज को लेता था, लेके इंडिविजुअल रिले को पिकअप करता है और उस रिले को दूसरे एंड में थ्रू ओएफसी चैनल भेज देता है, और दूसरे एंड में उस रिले का कॉन्टैक्ट से ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का एज पर द रिक्वायरमेंट ऑपरेशन होता है। इसमें जो आईओ रिक्वायर्ड होता है, अगर एसजी चलाना है तो यूएफएसबीआई वैसे 16 आईओ है, लेकिन एसजी चलाना है तो सिर्फ 8 आईओ से हो जाता है। नील्स में 6 आईओ, डायोडो टीएलवीआई में 8 आईओ, और अगर पुश बटन टाइप टीएलवीआई है जैसे पोदानोड का है, वो उसको अगर आप यूएफएसबीआई के साथ इंटरफेस करना चाहते हैं तो उसमें 7 आईओ यूज होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूएफएसबीआई का एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेल सेफ मल्टीप्लेक्सर इन ब्लॉक प्रूविंग विद एक्सेल काउंटर एज पर IRS AS 105 2012, जिसमें यूएफएसबीआई का 7 आईओ यूज होता है। इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ। दिस इज अ नॉन कोऑपरेटिव टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, मतलब लाइन क्लियर लेते वक्त आपको कोई कोऑपरेशन, एक्टिव कोऑपरेशन दूसरे एंड से नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चाबी है जिसके द्वारा एक अगर कॉन्सेंट दिया हुआ रहेगा तो फिर आप लाइन क्लियर ले सकते हैं। ये ऑडियो विजुअल इंडिकेशंस देता है, कोई हैंडल टाइप नहीं है। हर एक वाइटल इंफॉर्मेशन का ऑडियो विजुअल इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि सिग्नल नॉर्मल है कि नहीं, ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन है कि नहीं, टीजीटी कंडीशन में है, टीसीएफ कंडीशन में है, ट्रेन ऑनलाइन कंडीशन में है, सारी इंडिकेशंस और बजर आपको मिल जाएगा। इंटरलॉकिंग सर्किट क्यू सीरीज रिले से किया गया था ताकि ये बहुत आड़ी नॉन आड़ी एरिया में यूज हो पाएगा, और क्योंकि इसका मक्स है कम्युनिकेशन मीडिया, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग यूएफएसबीआई, तो ये कोई भी कम्युनिकेशन चैनल में काम कर सकता है। ओएफसी रेडियो, ओएफसी कॉपर रेडियो, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में ये काम कर सकता है ये सिस्टम। तो व्हाई डू वी नीड अ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग मीडिया में काम करने के लिए? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो एक्सेल काउंटर है, ये एक्सेल काउंटर कोई भी मीडिया में अभी काम कर सकता है, फाइबर में, रेडियो मतलब ओएफसी में काम कर सकता है। तो आप अगर आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ओएफसी में काम नहीं कर पाएगा तो क्वाड केबल फेल होने की वजह से हो सकता है, या क्वाड केबल कट होने की वजह से आपका एक्सेल काउंटर तो चलता रहेगा लेकिन आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल हो गया। तो ताकि ये ना हो, इसलिए हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट को ऐसे बनाया गया है ताकि ये कोई भी मीडिया में काम कर सके। और नेक्स्ट चीज जो ये अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है सर, ये है यूएफएसबीआई, कोई भी एक्सेल काउंटर और ब्लॉक टेलीफोन, तीनों चलने के लिए, तीनों ही अभी सर डार्क फाइबर में चल सकता है, तीनों ही अभी डार्क फाइबर में चल सकता है, और तीनों को चलाने के लिए ही एक एक डार्क फाइबर देने से हो जाएगा। मतलब अगर आप एक टोटल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को चलाना चाहते हैं, मतलब सिंगल लाइन हो या डबल लाइन, सिंगल लाइन में अगर आप हमको 3 डार्क फाइबर दे दे, और अगर डबल लाइन हो तो 4 डार्क फाइबर अगर आप दे देंगे हमको, तो आपका टोटल सिस्टम चल सकता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई डार्क फाइबर क्यों देंगे, डार्क फाइबर से तो 200 चैनल चल, एक एक डार्क फाइबर से तो 32 चैनल चल सकता है, एक अगर U1 सोचे तो, और अगर STM4 यूज करे तो 4 U1 मतलब 32x4 इतना चैनल मिल सकता है। लेकिन अगर सेम चीज को आप केबल के हिसाब से सोचे कि एक केबल में तो कुछ नहीं चल सकता है, एटलीस्ट 2 पेयर, एक पेयर चाहिए आपको एक्सेल काउंटर चलाने के लिए, तो आप, और केबल का दाम ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा है, केबल का लेइंग कॉस्ट ज़्यादा है, केबल का मेंटेनेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है, केबल का वेयर एंड टीयर होता है, केबल में EMI EMC रहता है, तो ये सब, और उसके बदले हमको क्या मिलता है, सेम कम्युनिकेशन लाइन ही मिलता है। उसके बदले अगर हम केबल के बदले एक फाइबर डाल देते हैं, 24 कोर का फाइबर डाल देते हैं और उसमें से 4 कोर दे देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर फाइबर केबल के बदले आप डालना शुरू करेंगे, चाहते हैं तो, इसमें हम लोगों का कुछ नहीं है, तो अगर आप फाइबर डाल सकते हैं तो सीधा सीधा हमको फाइबर दे दीजिए। इसमें और एक फायदा है, वो है ये सर फेलियर किसका है? आप बोलेंगे आपका चैनल ठीक है, मैं बोलता हूँ नहीं मेरा सिस्टम ठीक है, आप बोलेंगे आपका क्वाड केबल ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं मेरा
यूएफएसबीआई ठीक है, ये जो तू मैं लगा रहता है या फिर एटलीस्ट आर्गुमेंटेशन लगा रहता है, ये भी खत्म हो जाएगा। ओएफसी का फेलियर मोड एक ही है, वो है ओएफसी कट हो गया तो वो फेल हो जाएगा सर, इंटरमिटेंसी नहीं है ओएफसी। अगर डार्क फाइबर में अगर हम तो डार्क फाइबर में फेलियर हुआ, या तो फाइबर कट हो गया इसके वजह से फेल होगा, या फिर मेरा सिस्टम खराब है इसके वजह से फेल होगा। ये बीच में पीटी मक्स या एसटीएम, ये जो इंटरमिटेंसी, इसके वजह से जो फेलियर का चांसेस है तो वो टोटली जीरो हो जाएगा फॉर अ सिग्नलिंग पर्पस। अगर आप कम्युनिकेशन को छोड़ दे, खाली सिग्नलिंग पर्पस में फाइबर को यूज करें तो मेरे ख्याल से ये काफी बेहतर होगा सर। नेक्स्ट, ये सिस्टम है क्या? ट्रेन सर वर्क ऑन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। अब जैसे कोई भी स्टैंडर्ड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में होता है, एक्सेल काउंटर रहता है दोनों एंड में वेरीफाई करने के लिए कि लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन के लिए ट्रेन है कि नहीं। आप लास्ट ऑफ सिग्नल को तब तक ग्रीन नहीं कर सकते जब तक लाइन क्लियर ना ले ले। कोई भी स्टैंडर्ड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में जो जो होता है वो सब यहाँ पे रहता ही है। इसके साथ साथ एक एडिशनल ये है कि दोनों एंड स्टेशन मास्टर को ट्रेन ऑन लाइन और ट्रेन एग्जिट, एंट्री और एग्जिट दोनों एंड स्टेशन मास्टर को अलग अलग से बजर पहुंचता है, जिसको स्टेशन मास्टर साहब को एक्नॉलेज करना पड़ता है। अगर एक्नॉलेज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंटरलॉक नहीं होगा, खाली बजर बजता रहेगा। ये है इसका एडिशनल बेनिफिट। और सेकेंड एडिशनल बेनिफिट ये है क्योंकि इसमें एक्सेल काउंटर यूज हो रहा है तो लास्ट व्हीकल वेरिफिकेशन हो जाता है तो ऑटोमेटिक लाइन क्लोज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। लो लाइन क्लोजिंग के लिए कोई मतलब मैनुअल इंटरवेंशन का जरूरत नहीं। ये एक सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक कंपैरिजन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है टाइम फॉर टेकिंग लाइन क्लियर, टीओएल एंड लाइन क्लोज, जो ये सिस्टम में बीपीएसी में सबसे कम है, 1 से 2 सेकेंड। और ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सबसे कम है, ताकि जितना ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट होगा उतना फेलियर होने का चांसेस रहता है। स्टेशन मास्टर साहब हो सकता है बाहर गए हो, चाय पी रहे हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो जितना ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट कम होगा उसमें फेलियर होने का चांसेस कम रहता है और ट्रेन मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। यू कैन ट्रेन डेंसिटी, आपका लाइन कैपेसिटी काफ़ी बढ़ सकता है ये सिस्टम अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो। दिस इज द सेक्शन में ब्लॉक क्या क्या सिस्टम चाहिए एक बीपीएससी चलाने के लिए, जैसे एक ब्लॉक मैनुअल, यूएफएसबीआई, रिले रैक, ब्लॉक टेलीफोन और एसएसडीएसी, सिंगल लाइन और ये डबल लाइन। दिस इज द ब्लॉक मैनुअल जिसमें सारे इंडिकेशन रहता है, लाइन क्लोज, ट्रेन ऑन लाइन, ट्रेन कमिंग फ्रॉम, ट्रेन गोइंग टू, कैंसिल कोऑप, कैंसिल, सिग्नल नॉर्मल एट अदर एंड, सारे इंडिकेशन इसमें दिया हुआ रहता है। एडिशनली जो कि कोई भी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में पहले नहीं था, वो था उसका जो कम्युनिकेशन पार्ट है। जैसे आप डायोडो में भी आपका कम्युनिकेशन पार्ट है, एफएमटीएक्स, आरएक्स मॉड्यूल वगैरह रहता था, और आपका एसजी में भी डीसी आपका कम्युनिकेशन पार्ट रहता था। तो कम्युनिकेशन पार्ट हेल्दी है कि नहीं उसका कोई अलग से इंडिकेशन नहीं था। तो ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में कम्युनिकेशन पार्ट के लिए भी अलग से इंडिकेशन दिया गया है। यूएफएसबीआई का स्टेटस ओके है, फेल है, और कम्युनिकेशन लिंक का स्टेटस दिया गया है। यहाँ पे जो बटन्स है वहाँ पे है बेल, ट्रेन गोइंग टू, कैंसिल, कैंसिल कोऑप और एक्नॉलेजमेंट। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बेल में बेल, हम लोग तो वैसे नाम दिया गया है बेल, लेकिन दूसरे एंड में कोई बेल नहीं रहता है, वहाँ पे रहता है एक बजर। तो बेल नहीं रहता है इसलिए यहाँ पे बेल कोडिंग भी नहीं हो सकता। बजर या तो कंटिन्यूअस बज सकता है या फिर रुक सकता है, कोडिंग होने का कोई चांस नहीं है। तो आप स्टेशन मास्टर साहब लोगों को जरूर बता दें कि इसमें बेल कोडिंग नहीं हो सकता है, कोशिश ही ना करें, क्योंकि यहाँ पे बेल कोडिंग का जरूरत भी नहीं है सिस्टम में। और कॉल अटेंशन के लिए इधर बेल प्रेस करके रखें तो दूसरे एंड में बजर बजता रहेगा। लाइन क्लियर लेते वक्त बेल और ट्रेन गोइंग टू दोनों बटन को एक साथ दबाएं, और उसके वजह से आपको टीजीटी 3 सेकंड के बीच में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एसएम्स की आउट होने से टोटल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लॉक नहीं होता है। सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की जगह ये एक डिफरेंस है, बोथ डबल लाइन एंड सिंगल लाइन, कि एसएम्स की जब आप आउट कर देते हैं और निकाल लेते हैं तो टोटल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लॉक नहीं होता है। एसएम्स की आउट होने से सिर्फ और सिर्फ आप सेंडिंग को रोक सकते हैं, अपने एंड से गाड़ी को भेजना रोक सकते हैं, दूसरे एंड से चाहे तो आपके सेक्शन में गाड़ी भेज सकते हैं अगर आप एसएम्स की निकाल ले तो भी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंडिंग और रिसीविंग दोनों लॉक हो जाए
तो सिंगल लाइन के लिए शंट रिलीज की को इन कर दीजिए और EKD से चाबी को निकाल दीजिए फॉर सिंगल लाइन। अगर आप चाहते हैं फॉर सिंगल लाइन कि आप ना गाड़ी भेज पाए और ना गाड़ी ले पाए, तो शंट रिलीज की जो कि इस पैनल के ऊपर है उसको इन कर दीजिए और EKD से चाबी को निकाल के अपने पास रख दीजिए। और फॉर डबल लाइन वहाँ पे आप SMs की और LCB की दोनों को आउट करके अपने पास रख दे। तो दोनों डबल लाइन में SMs की सेंडिंग लाइन को ब्लॉक करता है, LCB की रिसीविंग लाइन को ब्लॉक करता है, और सिंगल लाइन में SMs की सेंडिंग लाइन को ब्लॉक करता है और शंट रिलीज की बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग लाइन को ब्लॉक करता है। कैंसिलेशन कोऑपरेटिव है। जब कैंसिलेशन करना पड़े, कोई भी कैंसिलेशन, नॉर्मल कैंसिलेशन, पुशबैक कैंसिलेशन, सिस्टम किसी कारण से फ्लैशिंग हो रहा है, नॉर्मल नहीं हुआ है, कोई भी कंडीशन में अगर कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो सेंडिंग एंड या फिर TGT एंड से कोऑपरेशन बटन दबाया जाएगा, TCF एंड में बेल कैंसिल बटन को दबाया जाएगा और 120 सेकेंड बाद ही सिस्टम लाइन क्लोज में आएगा, कोई भी कैंसिलेशन हो। और एक चीज याद रखिएगा, कैंसिलेशन काउंटर भी बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ TCF एंड में ही। ये सेम डबल लाइन, दिस इज द रिले डिस्पोजिशन चार्ट ऑफ डबल लाइन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, जस्ट खाली दिस इज फॉर रेफरेंस आप लोगों के, बाद में अगर देखना चाहते हैं तो। हर एक रिले का डिस्क्रिप्शन मैनुअल में भी रहता है, यहाँ पे भी दिया गया है। इसके बाद स्पेशल मेंटेनेंस, जब UFSBI का जो मेंटेनेंस नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसके मेंटेनेंस के बारे में मैं बता दिया था पहले ही UFSBI का। अब एडिशनली अगर ब्लॉक प्रूविंग विद एक्सेल काउंटर यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको ये 10 या 11 चीज आपको एडिशनली मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे एडवांस स्टार्टर ग्रीन ना हो जाए, लाइन क्लोज है उस समय एडवांस स्टार्टर ग्रीन ना हो जाए, प्रिवेंट सेफ्टी इंटरलॉकिंग चेक, मेंटेनेंस नहीं बोलूंगा, सेफ्टी इंटरलॉकिंग चेक बेसिकली है। और ट्रेन ऑन लाइन कंडीशन में सिग्नल ग्रीन नहीं हो रहा है, दूसरे एंड में गाड़ी निकल गया है फिर भी लाइन क्लोज नहीं हुआ किसी कारण से, और आप इधर से सिग्नल लेने का कोशिश करके देख सकते हैं उस समय सिग्नल नहीं हो रहा है, ये सब चेक करना है। एडिशनली और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये पॉइंट आप काइंडली जरूर पीरियोडिकली, एक सेकेंड सर, नोटिस, हाँ 9 नंबर पॉइंट, एडवांस स्टार्टर शुड नॉट फ्लाई बैक ग्रीन टू रेड ड्यू टू UFSBI सिस्टम फेल्योर। ठीक है सर, आप कभी भी मेंटेनेंस में जाते हैं, सिस्टम को लाइन क्लियर लीजिए, सिग्नल को ग्रीन कीजिए, UFSBI को फेल कीजिए, करके देख लीजिए कि सिग्नल ग्रीन का ग्रीन रह जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो सकता है सर, सिग्नल इन फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन रेंज जा सकता है। तो एक लूप दिया रहता है, कॉन्टैक्ट को बाईपास किया हुआ रहता है, वो चेक करने के लिए ये टाइम टू टाइम जरूर मेंटेन कीजिएगा, चेक कीजिएगा। और बाकी सारे सेफ्टी टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सेम चीज सर, ये पहले वाला था सिंगल लाइन के लिए, दिस इज फॉर डबल लाइन। और नेक्स्ट मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, ये हम लोग हमेशा मेंटेन करते रिकमेंड करते हैं कि आप लोग डिवीजन वाइज एक पेयर जरूर, कहीं पे भी आपका डिवीजन ऑफिस में हो या ACC ऑफिस में हो, कहीं पे भी आप लोग एक पेयर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जरूर चालू करके रखें, जरूर चालू करके रखें विथ एक्सेल काउंटर एवरीथिंग। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है उसको आप अपने स्पेयर इलेक्ट्रॉनिक जो आप लोग खरीद रहे हैं या फिर रिपेयर करवा रहे हैं उसके साथ रोटेट करते रहें, चेक करते रहें कि हाँ आपके पास जो स्पेयर है दोज आर इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। और ज़रूरत पड़े तो उसके फील्ड के कार्ड के साथ भी इंटरचेंज अगर कर पाए तो कर लीजिए, तो बेहतर रहता है सर। आप लोग जब फेल्योर के टाइम जाएंगे तो आप श्योर रहेंगे, और जब फेल्योर का टाइम आप जाते हैं फेल्योर रेक्टिफाई करने के लिए, तो अगर कोई कार्ड का ज़रूरत पड़े तो आप ये वर्किंग सिस्टम से लेके जाएं, तो एटलीस्ट यू आर 100% श्योर कि जो कार्ड आप लेके जा रहे हैं तो वो वर्किंग है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, आप एक कोई कार्ड लेके गए फेल्योर के समय, आपने हमको फ़ोन किया, हमने बताया कि हाँ सर मुझे लग रहा है CC कार्ड खराब है, काइंडली चेंज कर दीजिए। आप एक कार्ड लेके गए जिसके बारे में आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कार्ड भी चलता है कि नहीं, आपने लगाया, लगाने के बाद देखा नहीं ये कार्ड नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या लगेगा कि प्रॉब्लम दूसरे जगह पे है। ठीक है, वो कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है, CC कार्ड में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे जगह पे है, तो मैं दूसरे कॉन्टैक्ट में या दूसरा CPU कार्ड में
इस सब में चला जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपने जो स्पेयर कार्ड लेके आए हैं दैट इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। और इसमें फेलियर रेक्टिफिकेशन जो है, मीन टाइम टू रेक्टिफिकेशन MTTR, काफी बढ़ जाता है। तो फेलियर रेक्टिफिकेशन के समय अगर स्पेयर कार्ड का जरूरत पड़े तो हमेशा कोशिश कीजिए वर्किंग सिस्टम से लेके जाएं आप, अगर हो सके तो। दिस इज आवर एडवाइस। try to maintain failure details of the cards, make sure faulty cards are not mixed up with working spare card। और ये एक रिकमेंडेशन है हम लोगों की तरफ से स्पेयर खरीदने का, उसके आगे आप जो ठीक समझे, ये दिस इज ओनली रिकमेंडेशन। एडिशनली आप लोग ऐसे एक छोटा छोटा मॉडल रूम बना सकते हैं डिवीजन वाइज, जो हम लोग RDSO में बना के दिए हैं। ये लगभग एक कितना बड़ा 15 फुट के अंदर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बिछा के रखे हैं विद एक्सेल काउंटर, आवर सिस्टम, UFSBI, और वहाँ पे ट्रेन चलाते हैं। तो इसमें दो फायदा होता है, एक तो आप लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं नए बंदे को, ESM आया या कोई भी आया सर, उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कैसे काम करता है, कैसे एक्सेल काउंटर काम करता है, ये सारे चीज़ के बारे में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। और ऊपर से जब फेल्योर होगा तो इसी सिस्टम से आप कार्ड खोल के लेके जाइए, ताकि आपको भी 100% कॉन्फिडेंट रहेगा। मतलब कोई भी फेल्योर, नॉट ओनली UFSBI, आपका एक्सेल काउंटर फेल हो गया तो एक्सेल काउंटर के कार्ड भी यहाँ से लेके जाइए, ताकि आपका या फिर डेटा लॉगर फेल हो गया या कोई भी, मतलब जैसे आप लोग ठीक समझे, तो यहाँ से लेके जाने से आपको क्या सुविधा रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे 100% कि हाँ आपका सिस्टम चल सकता है। तो ये मॉडल रूम भी हम लोग बना के दे सकते हैं। जैसे ये RDSO लखनऊ में हम लोग एक बना के दिए हैं, RDSO लखनऊ में ये चल रहा है सिस्टम स्ट्रेट लाइन में, ये ट्रेन वगैरह इंजन वगैरह दे के। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं मॉडल रूम, ये हम लोगों का ऑफिस में हम लोगों ने खुद बना के रखे हैं, जहाँ पे हम लोग ये UFSBI, BPAC और सारे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, इंटरलॉकिंग, ये सब करके रखे हैं फॉर इंटरनल ट्रेनिंग सर। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, OFC बेस्ड सिग्नलिंग स्कीम और IBS ABS। इसमें क्या होता है, UFSBI विल वर्क एज सिंपल 16 IO मल्टीप्लेक्सर। जैसे आपको ECR रिले 16 IO मल्टीप्लेक्सर, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड है सर IBS के बारे में, जो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी लिखा हुआ है सर कि IBS में हम लोग क्या करते हैं। सारे जो ECR रिलेज हैं IB सेक्शन में, उसको हम लोग स्टेशन में लेके आते हैं, या फिर स्टेशन से DR या HR को, या फिर एक्सेल काउंटर रीसेट, या फिर आपका IB रीसेट को स्टेशन से हम लोग IB में लेके जाते हैं। ये जो लेना देना होता था पहले केबल से होता था, या सिग्नलिंग केबल, जिसमें हर 2 किलोमीटर में रिपीटर डालना पड़ता था। और अगर क्वाड केबल होगा तो क्वाड केबल में भी किया गया है काफ़ी जगह में, लेकिन उसमें दूसरा टाइप का प्रॉब्लम आता है कि केबल गर्म हो जाता है, दैट इज बेसिकली नॉट मेड फॉर DC वोल्टेज, ठीक है सर। तो पहले लेकिन किया गया था ऐसे ही, एक्सचेंज रिले स्टेट पहले कॉपर केबल से किया गया था। उसके बाद ये प्रॉब्लम आया। फर्स्ट, आउटडोर फील्ड केबलिंग तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, इसमें टाइम ज़्यादा लगता था, और आपका कटिंग रिले, मेंटेनेंस ऑफ केबल, ये सब एडेड प्रॉब्लम्स था। चोरी होने का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर इफ इट इज़ अ थेफ्ट प्रोन जोन तो, और फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा होता था। अगर क्वाड केबल कट जाए तो इसमें कोई बैकअप नहीं है, क्वाड केबल का बैकअप डालने के लिए और एक क्वाड केबल दूसरे मतलब ट्रैक का इस साइड से एक क्वाड केबल, उस साइड से एक क्वाड केबल दौड़ करवाना, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। तो ये सब प्रॉब्लम फेस किया गया। लेकिन जब से हम लोग एक्सेल काउंटर को यूज़ कर रहे हैं, जो कि फाइबर में चल सकता है या फाइबर चैनल में चल सकते हैं, लेकिन एक्सेल काउंटर तो चल गया, लेकिन जस्ट ड्यू टू द सिग्नलिंग केबल आपका IB फेल हो गया। ये हो सकता था, ये दीज आर द प्रॉब्लम वो जो था। तो हम लोगों ने जो सॉल्यूशन ऑफर किया कि IBS को क्यों ना मतलब UFSBI से चलाया जाए। तो UFSBI में चलाने का ये फायदा हुआ, पहले तो आप केबल में भी चला सकते हैं, आपके पास क्वाड केबल पहले से लीक हुआ है, तो उसी क्वाड केबल का एक स्पेयर लेके आप सीधा सीधा UFSBI डाल दीजिए, ना कोई सिग्नल रिपीटेशन का जरूरत है, सिग्नल रिपीटर रिले का जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 2 पेयर UFSBI लगाइए और सिस्टम को चलाइए। तो IBS का जो इंस्टॉलेशन कमीशनिंग था वो
काफी कम समय में हो सकता था। और एडिशनली इसका आप अभी रिलायबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब एक आपने क्वाड केबल डाल दिया, एक साइड से आप अगर फाइबर डाल दिए तो आपका क्वाड केबल कट हो गया, फाइबर से चल सकता है, फाइबर कट हो गया तो क्वाड केबल से चल सकता है। तो ये जो रिडंडेंसी, इंप्रूवमेंट ऑफ रिलायबिलिटी थ्रू रिडंडेंसी, ये भी आपका एडेड हो गया जब से आपने यूएफएसबीआई यूज करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द आरडीएसओ स्कीम, एक आईवीएस का। और इसी आरडीएसओ स्कीम ने, आरडीएसओ ने जो रिकमेंड किया था थ्रू यूएफएसबीआई से जो जो स्टेट आप लेके जा सकते हैं या लेके आ सकते हैं, उसका एक डिटेल्स। और जो मैं पहले बता चुका हूं एडवांटेज, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम आइडिया आप एबीएस में भी यूज कर सकते हैं। और आरडीएसओ स्कीम में हम लोग एबीएस को भी यूज किए हैं थ्रू यूएफएसबीआई। एंड दिस इज द अप्रूवल ऑफ यूएफएसबीआई to work in IBS as well as ABS as a 16 IO multiplexer। ये RDSO approval certificate है। अभी नेक्स्ट हम आएंगे इम्प्रूवमेंट्स, उसके पहले आप पूछ सकते हैं सर। सुभाष, इसमें जैसे ऑटो सिग्नलिंग जो दिखाया है ना आपने यूजिंग यूएफएसबीआई, इसका डिटेल स्कीम है क्या आपके पास में? हाँ सर, अदर देन आरडीएसओ किसी सेक्शन का? हाँ सर, डिटेल स्कीम है सर। तो वो थोड़ा शेयर करिएगा यार। हाँ सर। सर आपका ये दीजिएगा सर काइंडली। हाँ हाँ, मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। हाँ सर। सर एक तो ये सर काइंडली सर इसका पीपीटी शेयर कर दीजिएगा सर, पॉसिबल हो तो। वो हम अवेलेबल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर दूसरा ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि इसका अर्थ है आईपीएस से अलग होना चाहिए, सर आईपीएस भी एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप का ही है इंस्ट्रूमेंट। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है बेसिकली, लेकिन वो पावर जनरेट करता है। उसमें 300 वोल्ट भी, हाँ 300 वोल्ट जनरेट होता है, 110 एसी जनरेट होता है। ठीक है सर। तो अलग अलग वोल्टेज जनरेट होने से उसका लीकेज करंट बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग अलग क्यों बोलते हैं? अलग मतलब ऐसा नहीं कि आप आर्थपीट में जाके फिर से मेरे लिए अलग से एक आर्थपीट बनाइए, नहीं है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन मान लेते हैं आईपीएस रूम, रिले रूम आसपास में, ठीक है सर। आईपीएस से ज्यादा करंट नॉर्मली आपका अर्थ तक फ्लो होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा वोल्टेज जनरेट करना पड़ता है उसको। तो अगर अर्थ बस में वही आईपीएस का अर्थिंग लगा हुआ है, मान लेते हैं उसका डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है। आईपीएस से आपका अर्थ बस जो कि रिले रूम में है उसका डिस्टेंस है 5 मीटर, एक मान लेते हैं। अब यूएफएसबीआई जो रिले रूम में है उससे आईपीएस का मतलब अर्थ बस का डिस्टेंस है मान लेते हैं 3 मीटर, ठीक है। और अर्थ बस से आपका अर्थ पीट जो कि काफी डिस्टेंस है, 10 मीटर 15 मीटर हो सकता है, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। तो डिस्टेंस कम होने के वजह से 3 मीटर का डिस्टेंस है मेरा यूएफएसबीआई टू अर्थ बस, ठीक है। और अर्थ बस में जो वोल्टेज थ्रू आईपीएस आया है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ना करके वो कम डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा हमेशा। यूएफएसबीआई में वो बैक करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्थ बस कॉमन, मतलब आप अर्थ पीट कॉमन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये केबल का डिस्टेंस के हिसाब से आप उसको ये कीजिए, अलग कीजिए, ठीक है सर। सर एक ये है सर, जब भी ये कभी क्या होता है यूएफएसबीआई ट्रेन जाने का फेल हो जाता है या हैंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में सर इसको रीसेट करते हैं, फिर राइट होता है। तो ये हैंग का प्रॉब्लम क्यों होता है और ये रीसेटिंग की क्यों जरूरत पड़ती है सर बार बार? हाँ, तो अगर हैंग हो रहा है ट्रेन जाने से या ट्रेन आने से, सबसे पहले आपको तो एरर कोड बताना पड़ेगा, ठीक है सर। क्या एरर कोड क्या आ रहा था, क्योंकि अलग अलग रीजन से हैंग हो सकता है। इतना सारा एरर के बारे में आपको बताया, तो कोई भी रीजन से हैंग हो सकता है ना। तो एरर कोड आप हमको अगर बता देंगे तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि वो सिस्टम क्यों हैंग हो रहा है, ठीक है सर। और रीसेट करके राइट हो जाता है कभी कभी। हाँ होता है सर, उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ एरर कोड। देखिए ट्रेन गया, कोई रिले पिकअप ड्रॉप हुआ, रिले का कांटेक्ट मिस हो सकता है, लूज फीट हो रहा है, या फिर कोई तार लूज फीट हो रहा है, ट्रेन गया आया तो उसके वजह से वो एरर में चला गया। अच्छा, हीट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, टेम्परेचर का? टेम्परेचर सर, टेम्परेचर के वजह से नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का आईसीज वगैरह यूज करते हैं दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रेड, दैट शुड वर्क फ्रॉम -10 टू +70 डिग्री। और ये आरडीएसओ में हम लोग टेस्ट भी करते हैं, और इसका जो रूटीन टेस्ट होता है हम लोग ऑफिस में, उसमें भी हम लोग -10 टू +70 डिग्री तक टेस्ट कर लेते हैं सिस्टम को। तो टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम, बोलिए सर। सर इसमें 3 सीपीयू होते हैं सर इसमें। हाँ, तो हम इंडिविजुअल सीपीयू को हम डेटा लॉगर में मॉनिटर कर सकते हैं क्या सर? नहीं सर, अभी इसका प्रोविजन नहीं है सर। अभी हम लोग उसके ऊपर भी ये वेबिनार में हम लोगों के
पास ये क्वेश्चंस आया है, हम लोग इसको सर डेवलप कर रहे हैं सर। डेटा लॉगर तक तो नहीं पहुंचा पाएंगे हम लोग, एक इनबिल्ट हम लोगों का मतलब डेटा लॉगर तक वो बाद में करेंगे हम लोग। एक अपना डेटा लॉगिंग फैसिलिटी कि एरर हुआ था, कौन सा एरर आया था और किस समय आया था, वो फैसिलिटी हम लोग सिस्टम के साथ लगाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इट विल टेक मे बी अनदर 1 मंथ आई थिंक, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा है सर हम लोगों को यहाँ पे। आईसीज वगैरह या पीसीबी बनाना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर, इसके चलते थोड़ा डिले हो रहा है। डिजाइन लगभग हो चुका है सर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट्स ऑफ यूएफएसबीआई। क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है यूएफएसबीआई। तो यूएफएसबीआई के इम्प्रूवमेंट में हम लोग दो पार्ट में लिए हैं। एक है यूएफएसबीआई के इंडिविजुअल यूएफएसबीआई को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और सेकंड पार्ट है कि इसका जो एप्लीकेशंस मैं बताया यूएफएसबीआई का जो जो एप्लीकेशन बताया उस एप्लीकेशंस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल यूएफएसबीआई का इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने पहले हम लोग अपने खुद का एसपीडीज यूज करते थे, लेकिन अभी वर्ल्ड रिनाउंड जो एसपीडीज है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस मेड बाय आइदर ओबीओ, डेन, फिनिक्स, इन लोगों का सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस यूज करते हैं बोथ फॉर कम्युनिकेशन लाइन एंड फॉर पावर लाइन। और इसका ये क्वेश्चन भी आया है, और पावर लाइन के लिए जैसे आप देख सकते हैं दीज आर ऑल इंडिकेटिंग टाइप एसपीडीज। ये नॉर्मली ग्रीन है तो ये एसपीडीज हेल्दी है, और अगर रेड हो जाता है तो दैट मीन्स लाइटनिंग सर्जेस की वजह से ये एसपीडीज अपना काम कर चुका है, इट हैज़ गॉन थ्रू इस लाइफ। तो आपको ये जब ये रेड हो जाता है तो इसको चेंज करना पड़ता है। तो इंडिकेटिंग टाइप एसपीडीज हम लोग पावर लाइन के लिए यूज करते थे। अभी फिलहाल कम्युनिकेशन के लाइन के लिए पहले हम लोग ये ओबीओ का जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं इस फोटो में, दैट इज द कम्युनिकेशन लाइन एसपीडी। पहले ये इंडिकेटिंग टाइप नहीं है था, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग ये एसपीडीज का और DHEN का यूज कर रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन लाइन एसपीडी इज ऑल्सो एन इंडिकेटिंग टाइप एसपीडी। और एडिशनली आरडीएसओ ने हम लोगों को कुछ कुछ रिकमेंडेशन किए हैं कि एसपीडीज का स्टेटस भी डेटा लॉगर से अगर मॉनिटर हो सके तो उसके लिए भी हम लोग एसपीडीज ये कर रहे हैं सर। डेवलप नहीं सर, ये बातचीत चल रहा है सर ओबीओ की, ताकि उसमें स्पेयर कांटेक्ट रहे और एसपीडीज का कंडीशन भी डेटा लॉगर से मॉनिटर हो सके। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक मीडिया चेंज ओवर। ऑटोमेटिक मीडिया चेंज ओवर बेसिकली है सर हम लोगों का RS-232 डेटा निकलता था सिस्टम से फ्रॉम यूएफएसबीआई, जो RS-232 आउट होता है उस RS-232 को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यूएफएसबीआई से जो डेटा आ रहा है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं RS-232 को, और इस RS-232 डेटा को हम लोग थ्रू मोडेम ए थ्रू मोडेम बी दूसरे एंड में भेज देते हैं। अब मोडेम ए और मोडेम बी कुछ भी हो सकता है, सीरियल टू वॉइस कन्वर्टर, सीरियल टू फाइबर कन्वर्टर, सीरियल टू U1 कन्वर्टर, इट कैन बी एनीथिंग। और दूसरे एंड में हम लोग उस डेटा को लेके जो डेटा हेल्दी है उस डेटा को हम लोग यूएफएसबीआई को में थ्रू कर देते हैं। अगर दोनों डेटा हेल्दी है कोई दिक्कत नहीं, उनमें से कोई एक डेटा को हम लोग यूएफएसबीआई में थ्रू कर देते हैं। और जब भी कोई एक चैनल फेल हो जाता है, अगर वो वर्किंग चैनल फेल होता है तो मतलब एक्टिव चैनल फेल हो जाता है, तो फिर जो सेकेंडरी चैनल है उसमें स्विच हो जाता है। और अगर नॉन एक्टिव चैनल फेल हो जाता है तो उसका डेटा को हम लोग डेटा लॉगर में दे देते हैं। तो इसका ये फायदा हुआ कि आप एक तो चेंज ओवर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन ऑटोमेटिक चेंज होता है। सेकेंड है चेंज ओवर टाइम इज सो लेस कि यूएफएसबीआई का कोई आउटपुट रिले ड्रॉप नहीं होगा, एटलीस्ट यूएफएसबीआई को पता भी नहीं चलेगा, इट विल चेंज ओवर टू द अदर कॉन्टेक्ट अदर चैनल। थर्ड पॉइंट इज कि ये दोनों चैनल को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा डेटा लॉगर, और दोनों चैनल का हेल्थ आपका वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों चैनल का हेल्थ का कंडीशन डेटा लॉगर को देता रहेगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ ऐसा ना हो कि अब फेल हो गया उसके बाद वो सेकंड चैनल में जाने गया तो देखा वो सेकंड चैनल भी खराब है। ऐसा ना हो कि आप दोनों चैनल मॉनिटर होता रहे और नॉन वर्किंग चैनल भी मॉनिटर रहेगा और उसका हेल्थ भी डेटा लॉगर से आपको मिलता रहेगा। दिस इज द ऑटोमेटिक मीडिया चेंज ओवर। नहीं तो इसमें मीडिया जो है उसको मॉनिटर कैसे करेंगे सर? मीडिया मतलब चैनल की जो
हेल्थ सर ऑफ द चैनल। चैनल का पैरामीटर हम लोग मॉनिटर नहीं करते। बेसिकली जो मीडिया चेंज ओवर है RS-232 लेवल में आने के बाद, ये आप देखेंगे यहाँ पे मॉनिटर जो पोर्शन है दैट इज द RS-232 पोर्शन। ठीक है सर। नहीं ओके, RS-232 पोर्ट मॉनिटर है, लेकिन उसके बाद में जो मेरा अदर स्टेशन में जो वाया E1 या बी वॉइस चैनल के थ्रू जा रहा है, तो हाँ सर। वो बेसिकली मीडिया की मॉनिटरिंग तो वो है ना, ये हाँ अप टू RS-232 लेवल तक है या आगे तक है? ये अप टू RS-232। बेसिकली ये जो RS-232 यहाँ से निकला सर, हम्म यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है RS-232 दो, हम्म, वैसे ही दोनों एंड से आ भी रहा है सर। ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पे ये एक माइक्रो